शिन एक कमजोर और दयनीय बेवकूफ था जिसके पास कोई रिस्क और कोई आभा नहीं थी। लेकिन यह तब तक था जब तक कि एक विदेशी परजीवी ने उसके शरीर पर हमला नहीं किया और उसका हाथ बदल दिया। हालांकि वह पहले एलियन से छुटकारा पाना चाहता था। वह धीरे धीरे इसे एक भागीदार के रूप में स्वीकार करता है और अन्य नरभक्षी परजीवियों के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है और इस प्रक्रिया में एक पूर्ण चिक चुंबक बन जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब शिन अपनी नींद से जागता है। एक धीमी आवाज सुनकर जो उसे बताती है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह असफल हो गया। शिन यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन सोचता है कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था जो उसने कल रात देखा था। वह उन विचारों को त्याग देता है और नाश्ता करने के लिए नीचे चला जाता है, जहां उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है, क्योंकि वह कल रात पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। दयनीय बेवकूफ को पिछली रात भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है और उसने स्कूल जाने के लिए नाश्ता छोड़ने का फैसला किया है। रास्ते में उसका दुर्घटनाग्रस्त मुरानो अचानक उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ प्रतिक्रिया पूर्वक हमले को रोकता है। मुरानो आश्चर्यचकित है कि उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी अच्छी हैं, लेकिन शिन ने उसे बताया कि उसका हाथ अपने आप ही चला गया। अगले ही पल वह मुरानो से परेशान होने लगता है, जो घबरा जाता है और भागने से पहले उसे थप्पड़ मार देता है। और उनके पारस्परिक मित्र ताकाई ने शिन को बताया कि शून्य लड़कियां किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही करती हैं। वैसे भी एक बार जब वे स्कूल पहुंचे तो मैकफॉल सो गया, क्योंकि कल रात उसे ज्यादा नींद नहीं मिली क्योंकि एक विदेशी परजीवी ने उस पर हमला कर दिया था। इसने उसके कान के माध्यम से उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके ईयरफोन द्वारा अवरुद्ध हो गया था। और जब परजीवी ने उसकी नाक के माध्यम से उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने की कोशिश की तो शिन को छींक आ गई और वह जाग गया। उसने एलियन की हल्की सी झलक देखी और सोचा कि यह कोई सांप है, लेकिन फिर वह अचानक उस पर कूद पड़ा और उसके दाहिने हाथ में घुसने लगा। सौभाग्य से शिन ने अभी भी अपनी बाह को कसकर बांधने के लिए अपने ईयरफोन कॉर्ड का उपयोग किया और परजीवी को इससे आगे जाने से रोका। और यही एक कारण है कि वायर्ड ईयरफोन अभी भी लोकप्रिय हैं। उसके माता पिता उसकी जांच करने के लिए दौड़े आए और उसके पिता ने तुरंत उससे कहा कि वह अपना डीलर बदल दे, क्योंकि उसने जरूर कुछ बुरी चीजों का सेवन किया होगा जिससे यह पता चल सके कि उसके शरीर में सांप घुस रहे हैं। शिन अचानक पिछली रात की घटनाओं के सपने से जाग जाता है और अपने सामने एक शिक्षक को पाता है। इस बात से नाराज होकर कि वह कक्षा के दौरान अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है, शिन ने उसे यह बताने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जाहिर है सबूत कुछ और ही कहता है। बाद में मुरानो अभी भी उससे नाराज है और ताकई ने मध्यस्थ बनने का फैसला किया, क्योंकि वह शिन के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। वह जल्दी घर जाने का फैसला करता है और सोचता है कि क्या वास्तव में उसके दाहिने हाथ में कुछ गड़बड़ है या क्या वह चीजों की कल्पना कर रहा है। रास्ते में वह देखता है कि एक लड़की लापरवाही से सड़क पार कर रही है और एक कार सीधे उसकी ओर आ रही है। वह सहजता से कार्रवाई करता है, अपने दाहिने हाथ से कार रोकते हुए लड़की की रक्षा करता है। शिन को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अभी क्या किया, लेकिन जैसे ही वह अपने दाहिने हाथ को देखता है उसे पता चलता है कि उसका आकार बदल गया है और केंद्र में एक आंख दिखाई दी है। यह जल्दी ही सामान्य हो जाता है, लेकिन यह उसे परेशान करने के लिए पर्याप्त है और वह घर भाग जाता है। उसके कमरे में घबराहट का दौरा पड़ता है और वह अपने दाहिने हाथ पर चाकू मारने की कोशिश करता है, जो अचानक एक विदेशी प्राणी में बदल जाता है जो टूटे फूटे वाक्यांशों में बात कर सकता है, जो उपहार कार्ड घोटालेबाजों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी से अब भी बेहतर अंग्रेजी है। इसमें कहा गया है कि यह शरीर पर कब्जा करने में विफल रहा और इसे खाने के बाद ही दाहिना हाथ बन गया। और शिन सोचने लगता है कि वह सिजो है। वह अचानक अपने हाथ को नियंत्रित करते हुए एलियन पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से चाकू को तोड़ देता है और उसे उड़ा देता है। जीव फिर शिन से उसे बात करना सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अभी तक इसमें अच्छा नहीं है। लेकिन फिर वह अचानक सो जाता है और उसका हाथ सामान्य हो जाता है। शिन इससे भ्रमित हो जाता है और वह किसी भी सुराग के लिए नेट पर खोज करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। और अंत में वह सामान्य होने का दिखावा करने का फैसला करता है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि एलियंस पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इंसानों की जगह ले रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। अगली सुबह शिन जाग जाता है और पाता है कि एलियन शांति से दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किताबें पढ़ रहा है। यह अब स्पष्ट रूप से बात कर सकता है, अतिबुद्धि के लक्षण दिखा रहा है और यह अन्य प्राणियों में भी परिवर्तित हो सकता है। शिन परजीवी को थोड़ा गर्म करना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या यह एक एलियन है, लेकिन जीव का कहना है कि उसे नहीं पता कि यह कहां से आया है। यह केवल उसके बाह के अंदर जागने के बाद की चीजों को याद रखता है और पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी असंतोष कि वह अपने मस्तिष्क पर कब्जा करने में असफल रहा। इससे शिन घबरा जाता है, लेकिन एलियन तुरंत समझाता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले ही उसकी बाह खा चुका है और उसकी जगह ले चुका है। यदि इसके बजाय यह उसके सिर पर हावी हो गया होता तो चीजें अलग होती और वह अपने शरीर का प्रभारी होता। शिन का कहना है कि वह अपना दाहिना हाथ कटवाने के लिए तुरंत अस्पताल जा रहा है, लेकिन एलियन का कहना है कि यह एक भयानक विचार होगा, क्योंकि यह शिन के पोषक तत्वों को खाता है और यदि इसे काट दिया जाए तो यह मर जाएगा। शिन अपना दाहिना हाथ भी खो देगा जिसका मुंह है और वह शिफ्ट को आकार भी दे सकता है, जो मूल रूप से उसके जैसे गुनर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शिन इसे परजीवी कहता है, लेकिन जीव कहता है कि उन्हें बस एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, जैसा कि यह कहता है कि परजीवी तुरंत थक जाता है और सो जाता है, जिससे एमसी का हाथ वापस सामान्य हो जाता है।
बाद में शिन नाश्ते के लिए जाता है और अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए सुनता है, जो हाल ही में होने वाली क्रूर और हिंसक हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है, जिसे मिन्समीट हत्याएं कहा जाता है। उसके बाद वह स्कूल जाता है, लेकिन फैसला करता है कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और उन्हें अपने विदेशी हाथ के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। हालांकि परजीवी ने उसे बताया कि यह एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वे कुछ क्रेकरे वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशाला चूहों में बदल जाएंगे। अचानक यह उसे चेतावनी देता है कि उनमें से एक पास में है, यह समझाते हुए कि परजीवी एक दूसरे की मस्तिष्क तरंगों को महसूस कर सकते हैं। शिन नए परजीवी के निर्देश का पालन करने का फैसला करता है, लेकिन वह जल्दी ही डर जाता है, क्योंकि उसने शायद एक इंसान पर कब्जा कर लिया होगा और वह नहीं जानता कि उससे क्या अपेक्षा की जाए उसका परजीवी। हालांकि वह उसे आगे खींचता रहता है और अंततः वे एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के शव को खाते हुए पाते हैं। शिन को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वह देखता है कि कुत्ते को एक परजीवी ने पकड़ लिया है तो वह घबरा जाता है। कुत्ते का परजीवी उसके दाहिने हाथ को देखता है और कहता है कि यह भी विफल रहा, और फिर अचानक एलियन को उसके मारने के इरादे का पता चलता है। यह शिन को खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, क्योंकि लड़ने से पहले उन्हें शांत होना पड़ता है। इस बीच परजीवी कुत्ता बदल जाता है, पंख उगता है और आकाश में उड़ जाता है। यह जल्द ही उन्हें एक पार्क में छिपे हुए ढूंढ लेता है, लेकिन शिन के एलियन का कहना है कि वे यहाँ लड़ेंगे। यह उड़ते हुए कुत्ते पर अचानक स्टील की धार वाले तंबू से हमला करता है और एक सटीक वार से उसके दिल को काट देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। शिन को विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी क्या हुआ, क्योंकि यह सब बहुत तेजी से हुआ था। लेकिन एलियन ध्यान से देखता है कि मरा हुआ कुत्ता परजीवी सिकुड़ जाता है और मर जाता है। वह बेरुखी से कहता है कि यह इसलिए हारा क्योंकि इसने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, और शिन को एहसास होता है कि जिस चीज के साथ उसने साझेदारी की है उसमें बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है और यह एक भावनाहीन कीट की तरह है। शहर के दूसरे हिस्से में एक महिला को ठगों के एक समूह द्वारा परेशान किया जा रहा था। तभी एक आदमी अचानक प्रकट होता है और बिना किसी परेशानी के उन सभी को मार गिराता है। फिर वह एक शांत अभिभावक की तरह व्यवहार करते हुए महिला को घर ले जाता है, लेकिन ठग अचानक उस पर फिर से हमला करने के लिए लौट आते हैं। उन्होंने उसके सिर पर बल्ले से प्रहार किया, लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं हिला। इसके बजाय वह लापरवाही से कहता है कि उसका पेट एक साथ 4 लोगों को नहीं संभाल सकता। किसी को उसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के उसके चेहरे की त्वचा फलों पर आधारित फेस वॉश के विज्ञापन में संतरे के छिलकों की तरह छिल जाती है, और उसने उन सभी को अपने छुरे की धार वाले तंबू से काट डाला। फिर परजीवी पकड़े जाने से बचने के लिए अपना रूप बदल लेता है और अपने रास्ते चला जाता है। इस बीच शिन ने एलियन को अपने पास रखने और अधिकारियों को रिपोर्ट न करने का फैसला किया, क्योंकि आज कुत्ते के साथ हुई मुठभेड़ के बाद वह जानता है कि इसके बिना वह खतरे में होगा। उसे हर समय इसे एलियन कहना अजीब लगता है, इसलिए वह इसे एक नाम देने की कोशिश करता है। जीव उससे इसे मिग्गी कहने के लिए कहता है, क्योंकि जापानी में इसका मतलब सही होता है। हालांकि यह स्वीकार करता है कि इसे वास्तव में नामों की परवाह नहीं है, क्योंकि यह न तो कोई व्यक्ति है और न ही कोई पालतू जानवर है। बाद में मिगी की मदद की बदौलत शिन खेलों में वास्तव में अच्छा बनने लगा, जो मुरानो को उसके पीछे सरल बना देता है। इससे कक्षा में धमकाने वाला ईर्ष्यालु भी हो जाता है, क्योंकि वह भी मुरानो को पसंद करता है। खेल समाप्त होने के बाद ताकाई मुरानो को शिन से बात करने के लिए लाता है, ताकि वे पिछली घटना से आगे बढ़ सकें। अंततः शिन को उससे माफी मांगने का मौका मिलता है और वह उसे माफ कर देती है, लेकिन केवल तभी जब वह उसे अगले रविवार को मिठाई के लिए बाहर ले जाने के लिए सहमत हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन तभी मुरानो को ध्यान आया कि उसके बारे में कुछ अलग महसूस होता है। हालांकि उसके जाने के बाद मिगी ने टिप्पणी की कि जब वह लड़की से बात कर रहा था तो शिन की हृदय गति असामान्य थी और वह निश्चित रूप से उसके प्रति आकर्षण रखता है। तभी क्लास का बदमाश शिन को बुलाता है और मुरानो का सारा ध्यान आकर्षित करने के लिए गुस्से में उससे भिड़ जाता है। शिन यह कहते हुए लड़ाई से बचने की कोशिश करता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह आदमी बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देता है। शिन को डर लगता है कि कहीं मिग्गी भड़क न जाए और इस बदनसीब कमीने को जिंदा न कर दे, लेकिन सौभाग्य से वह पीछे हट जाता है और धमकाने वाले को नीचे गिराने के लिए गामुगामुनो पिस्तौल का उपयोग करता है, और यह उसे डराने के लिए काफी है। बाद में ताकई क्रूर कीमा हत्याओं के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में शिन के पिता पढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता कि उनके पीछे कौन है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जो ताकई को बेहद संदिग्ध लगते हैं। हालांकि शिन को अचानक एहसास होता है कि सभी हत्याओं के पीछे परजीवी एलियंस ही होंगे। एक बार जब वे घर पहुंचते हैं, शिन हत्याओं के बारे में और अधिक खोज करता है और मिगी से पूछता है, जो इस बात से सहमत है कि यह निश्चित रूप से उसकी प्रजाति का काम है। वह बताते हैं कि उन्होंने एक परजीवी को एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते को खाते हुए देखा, जो इंगित करता है कि वे केवल उसी प्रजाति को खा सकते हैं जो उनके मेजबान हैं। उनका कहना है कि चूंकि वे नरभक्षी हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब वे मनुष्यों को मेजबान के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वे उन्हें खाते हैं। यह सुनकर शिन घबरा जाता है और सोचता है कि क्या उसे दुनिया को सूचित करना चाहिए और मानवता को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मिगी को समझ नहीं आ रहा कि वह इससे परेशान क्यों है। मिगी के अनुसार उनकी प्रजाति केवल जीवित रहने के लिए खाती है और प्रकृति ऐसे ही काम करती है। शिन का कहना है कि मानव जीवन मूल्यवान है, लेकिन मिगी का तर्क है कि वह केवल अपने और शिन के जीवन को महत्व देता है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता है। शिन मिगी को कीट और परजीवी कहता है,
लेकिन मिग्गी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उसके खिलाफ गया तो वह उसकी जीभ काट देगी ताकि वह किसी को कुछ न बता सके। परजीवी से भयभीत शिन ने विचार छोड़ दिया। मिग्गी बहस जारी रखती है और बताती है कि मनुष्य सभी प्रकार के जानवरों को खाते हैं, जबकि उसकी प्रजाति केवल कुछ ही खाती है, इसलिए उसके विचार में मनुष्य वास्तव में बदतर हो सकते हैं। अगले दिन एक अन्य एलियन ने शिन और मिगी को देखा। मिगी को भी तुरंत इसका एहसास हो जाता है और वह शिन को चेतावनी देती है कि वे भीड़ भरे बाजार में एलियन को नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मिगी किसी शांत जगह पर जाने का सुझाव देती है और शिन सहमत हो जाता है। वह कहता है कि वह दूसरे एलियन से मिलना चाहता है, लेकिन मिगी को लगता है कि यह पागलपन है। वह पूछता है कि उसे डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि कल भले ही वह डर के मारे अपनी पैंट खराब कर रहा था, फिर भी वह मर सकता था। शिन उत्तर देता है कि वह मनुष्यों को उनसे बचाने के लिए परजीवियों के बारे में और अधिक जानना चाहता है। जल्द ही दूसरा लड़का आ जाता है। वह शिन के दाहिने हाथ को देखता है और तुरंत सोचता है कि यह खतरनाक है, क्योंकि शिन का मानव मस्तिष्क अभी भी बरकरार है। वह शांति से आगे बढ़ता है, जबकि मिगी उसे कुछ भी प्रयास करने पर जान से मारने की धमकी देती है। वह आदमी एक प्रस्ताव रखता है और मिगी को उसके पास चले जाने के लिए कहता है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि वह अपना मेजबान बदल लें। अपनी बात को साबित करने के लिए वह अपने शरीर को बदल देता है, अपना हाथ काट देता है और मिगी से कहता है कि वह उसके पास आए क्योंकि वे एक साथ मजबूत होंगे। शिन घबरा जाता है, सोचता है कि मिगी पाला बदल सकता है, लेकिन वह वहीं रुका रहता है। दूसरा परजीवी अधीर हो जाता है और हमला करता है, लेकिन मिगी तुरंत प्रतिक्रिया करती है और उसे नीचे गिरा देती है। दूसरा एलियन हैरान है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह हार गया, और शिन ने अपनी जान बचाने के लिए मिगी को धन्यवाद दिया। हालांकि उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें यह भी निश्चित नहीं था कि शरीर बदलना संभव है या नहीं, तो यह अधिक सुरक्षित विकल्प था। अगले दिन शिन और मुरानो अपनी डेजर्ट डेट पर जाते हैं और बातचीत के दौरान मुरानो कहती है कि उसके माता पिता मिन्समीट हत्याओं के कारण डरे हुए हैं। शिन चुपचाप सोचता है कि अगर उसने कभी उसे मिगी के बारे में बताया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके बाद वे एक पार्क में घूमते हैं और देखते हैं कि लड़कों का एक समूह मनोरंजन के लिए एक बिल्ली को रेत में गाड़ रहा है और उस पर पत्थर फेंक रहा है। मुरानो इस दृश्य से आहत है और कहती है कि वह इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह जाना चाहती है, लेकिन शिन दिखाता है कि उसके पास सुपरमैन की तरह सोने का दिल है। वह आगे बढ़ता है और बिल्ली को बचाता है और लड़कों से कहता है कि वे निर्दोष प्राणियों को चोट पहुंचाना बंद करें। लड़के उनकी मस्ती में खलल डालने के लिए उसे बूमर कहते हैं और जब वह पीछे मुड़ता है तो उस पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन मिगी उन सभी को पकड़ लेती है। फिर शिन लड़कों को घूरकर देखता है, जिससे वे पूरी तरह डर जाते हैं और वे भाग जाते हैं। खैर, यह मुरानो को प्रभावित करने के लिए काफी था, जिसने शिन का हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उसके दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और मिन्समीट हत्या के मामलों की संख्या बढ़ती रहती है। शिन इस खबर से निराश हो जाता है और मुरानो को ध्यान आने लगता है कि वह हर दिन और भी अधिक दूर और अलग होता जा रहा है। एक दिन स्कूल जाते समय मिगी को अचानक पास में एक और परजीवी का एहसास हुआ। यह सुनकर शिन सतर्क हो जाता है, लेकिन जब मिगी स्कूल की इमारत की ओर इशारा करती है तो वह पहले की तरह घबराने लगता है। स्कूल में शिन उत्सुकता से परजीवी को खोजने के लिए हॉल को स्कैन करता है और मिगी ने उसे चेतावनी दी कि वह संदेहास्पद व्यवहार न करे, क्योंकि यदि परजीवी पास में है तो वह उन्हें भी महसूस कर सकता है। तभी कक्षा में मिस तामिया के रूप में एक नई शिक्षिका का परिचय कराया जाता है और जैसे ही वह मंच पर कदम रखती है, मिगी पुष्टि करती है कि वह परजीवी है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे मुरानो की होमरूम शिक्षिका नियुक्त किया गया है। यह सुनकर शिन असहज हो जाता है और मिगी फिर से उसे तामिया की ओर न देखने की चेतावनी देती है, लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सकता और महिला उसे नोटिस करती है, यह महसूस करते हुए कि वह भी उनमें से एक है। बाद में खेल कक्षा के दौरान मिगी ने टिप्पणी की कि तामिया कितनी स्मार्ट होगी, क्योंकि वह समाज में अपने मेजबान की पहचान और स्थिति को बनाए रखने में कामयाब रही है और वह एक शिक्षक के रूप में भी काम कर रही है। शिन को आश्चर्य होता है कि क्या वह अंततः स्कूल में सभी को खाने की योजना बना रही है, लेकिन मिगी का कहना है कि वह अपना चेहरा छिपाना पसंद नहीं करेगी, इसलिए वह कक्षा में अपने आसपास के लोगों को नहीं खिलाएगी। जब तामिया पढ़ा रही होती है, मिगी सो जाती है और शिन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खतरे में है। वह शेष अवधि में अपना रास्ता टटोलता रहता है और कक्षा के बाद तामिया उसे बाद में कार्यालय आने के लिए कहती है। बाकी लड़के उसे चिढ़ाते हैं, मजाक करते हुए कि वह मम्मी टीचर का ध्यान आकर्षित कर रहा है, और शिन उन पर भड़क उठता है क्योंकि वे नहीं जानते कि वह कितनी गहरी मुसीबत में है। वैसे भी वह कार्यालय जाता है और सौभाग्य से मिगी समय पर उठ जाती है। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाते हैं तो तामिया सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह शांति से शिन को आश्वासन देती है कि उसे उससे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बजाय वह उसे अधिक उचित बातचीत के लिए स्कूल के बाद मिलने के लिए आमंत्रित करती है। मिगी तुरंत सहमत हो जाती है, लेकिन शिन को संदेह होता है। इसे एक जाल होने के डर से तामिया कहती है कि अगर वह उसे मारना चाहती तो वह पहले ही ऐसा कर चुकी होती, और बताती है कि वह सिर्फ उनके असामान्य संकर बंधन के बारे में उत्सुक है। वह उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने और संभवतः भविष्य में भी सहयोग करने का वादा करती है। स्कूल के बाद शिन उससे मिलने जाता है, लेकिन मिगी को अचानक 2 परजीवियों का पता चलता है। शिन फिर से घबरा गया, लेकिन मिगी अभी तक नहीं बता सकी कि यह एक जाल है या नहीं।
जल्द ही तामिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ वहां पहुंचती है जिसे वह मिस्टर ए कहती है क्योंकि उसका कोई नाम या कोई व्यक्तित्व नहीं है। तुरंत उसके और मिगी के बीच तनाव बढ़ जाता है, लेकिन तामिया उसे शांत कर देती है। कह रहा है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वे सभी बात करने के लिए बैठ जाते हैं और तामिया शिन से पूछती है कि वह उनके बारे में क्या सोचता है। शिन ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वे आदमखोर राक्षस हैं। तामिया समझ सकती है कि वह ऐसा क्यों कहेगा, लेकिन वह सोचती है कि वे उससे कहीं अधिक हैं। कुछ हफ्ते पहले उसने अचानक खुलासा किया कि वह और मिस्टर इदिदित्रा, और अब वह गर्भवती है। शिन भयभीत होकर उसे घूरता है और तामिया पूछती है कि उसके अनुसार किस प्रकार का प्राणी उसके अंदर पल रहा है। मिग्गी जवाब देती है कि यह एक सामान्य मानव बच्चा है और तामिया इसकी पुष्टि करती है। वह खुद भी इससे स्पष्ट रूप से हैरान है। शिन ने इस बात से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। उसका मानना है कि अभी भी राक्षस हैं जो लोगों को खाते हैं, जबकि वे तीनों अपनी दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं। बोर हो जाता है श्रीमान। वह खड़ा हो जाता है, यह घोषणा करते हुए कि उसे इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं दिखता और वह मनुष्यों को मारना और खाना खिलाना जारी रखेगा जैसा कि उसने अतीत में किया था। हालांकि अब वह शिन को एक संभावित खतरे के रूप में देखता है और जल्द ही उसे खत्म करने का फैसला करता है। एक बार जब वह चला जाता है तो तामिया शिन को चेतावनी देती है कि वह उसे उकसाए नहीं, क्योंकि अगर उसने उसे धमकी देने की कोशिश की तो वह मुरानो सहित पूरी कक्षा को आसानी से मार सकती है, जिसके बारे में वह जानती है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। हालांकि वह उसे आश्वस्त करती है कि अभी वह शांति पसंद करती है और अपनी पहचान छिपाकर रखती है। अगले दिन कक्षा में ताकई ने पिछली शाम शिन को बस में देखने का उल्लेख किया। वह कहती है कि वह और मुरानो उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन वह उससे सच्चाई छिपाता है। अचानक मिगी ने उसे फुसफुसाया कि उन पर हमला हो रहा है और तामिया ने यह भी देखा कि यह मिस्टर ए है जो पहले से ही स्कूल के अंदर है। तामिया शांति से अपनी कक्षा को अकेले पढ़ने के लिए छोड़ देती है और बाहर चली जाती है। इस बीच मिस्टर हत्या का सिलसिला शुरू करता है और शिन फैसला करता है कि उसे रोकना होगा। मिग्गी को संदेह है कि तामिया इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि वह पक्ष चुनने के लिए बहुत तार्किक है और वह सिर्फ उन पर नजर रखेगी। तभी उन्हें इंटरकॉम पर एक संदेश सुनाई देता है जिसमें छात्रों से तुरंत इमारत खाली करने को कहा गया है। मिग्गी का सुझाव है कि उन्हें मिस्टर ए से लड़ना चाहिए और उसे हराना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि पलटवार करने के लिए भीड़ को एक प्रलोभन और ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। शिन इस पर क्रोधित है और वह इतना अमानवीय कुछ करने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह अकेले ही ऊपर की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मुरानो से होती है। वह उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह उस पर झपटता है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। वह जल्द ही एक खाली कक्षा में पहुंच जाता है और मिगी का कहना है कि पिछली योजना अधिक प्रभावी थी, लेकिन शिन ने जोर देकर कहा कि वह इंसानों की तरह लड़ेगा। मिग्गी कुछ नहीं कहती, लेकिन यह समझती है कि मनुष्य भावनाओं से प्रेरित होते हैं, जो उन्हें ज्यादातर समय बेवकूफ बनाता है। शिन जल्दी से डेस्क और टेबलों का उपयोग करके एक बैरिकेड बनाता है और फिर मिगी से पूछता है कि क्या वह उसकी योजना को स्वीकार नहीं करने के लिए उससे नाराज है। मिग्गी इसे टाल देता है क्योंकि उनके पास इसके लिए समय नहीं है और वह पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वह शिन से पूछता है कि मिस्टर ए से क्या अलग है, और जवाब है कि उनमें से दो हैं और वे अपनी भूमिकाएं विभाजित कर सकते हैं। वह जल्दी से एक कुर्सी के पैर को काटता है और उसे तेज करके एक अस्थायी स्पाइक बनाता है और इसे आगामी लड़ाई में शिन को अपने हथियार के रूप में देता है। उनका कहना है कि मिस्टर ए इंसानों को कम आंकते हैं और अगर शिन अचानक हमला कर सकता है तो वे जीत जाएंगे। शिन ध्यान से सुनता है, फिर हथियार को अपनी आस्तीन में छिपा लेता है और तभी मिस्टर ए नीचे की मंजिल से खिड़की से टकराता है। शिन की अस्थायी आड़ को जेल में बदलना। मिस्टर ए शिन को बताते हैं कि दाहिने हाथ के अलावा उनका पूरा शरीर बेकार है और वे उनसे डरते हैं, और यह गलत नहीं है। हालांकि शिन को याद है कि मिगी ने उसे पहले ही ऐसा होने के बारे में चेतावनी दी थी। चूंकि मिग्गी उस पर निर्भर है, अगर शिन घबरा जाता है तो यह उसे भी रोक देगा और वह खुद को शांत करने का फैसला करता है। अचानक मिस्टर एस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और मिगी ने उनके सभी हमलों को रोक दिया। शिन को याद है कि मिगा की योजना वास्तव में बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमला करने का नाटक करने की थी, और चूंकि वे मनुष्यों को कम आंकते हैं, इसलिए वह शिन को खतरे के रूप में नहीं देखेंगे। शिन के पास मिगी की योजना पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह धीरे धीरे मिस्टर ए की ओर बढ़ता है, जो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि शिन टेबल लेग से उसकी छाती में छुरा घोंपने में सफल हो जाता है और तुरंत वापस हमला करता है, लेकिन मिगी उसके हमलों को रोक देता है। मिस्टर ए के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है क्योंकि शिन के हमले ने उनके दिल की महत्वपूर्ण धमनी पर प्रहार किया और घाव से तेजी से खून निकलना शुरू हो गया। वह फिर भी शिन को एक तरफ फेंकने में सफल हो जाता है और फिर स्टील पाइप को धक्का देता है ताकि वह उसकी पीठ से बाहर आ जाए और उसका खून बहना बंद कर दे। शिन से दूर जाते ही वह लड़खड़ाने लगता है और मिगी कहती है कि उन्हें अब उसे खत्म कर देना चाहिए। शिन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वह हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन मिगी उसे बताती है कि मिस्टर ए इंसान नहीं है और तकनीकी रूप से यदि आप इंसानों को मारते हैं तो यह केवल हत्या है। इस बीच मिस्टर ए को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे एक इंसान द्वारा मार दिया जाएगा। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर का काम पूरा हो गया है और उसने जुआ खेलने और एक नया मेजबान ढूंढने का फैसला किया, अधिमानतः तामिया के शरीर को साझा करना। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है।
लेकिन जब वह अपने कार्यालय का दरवाजा खोलता है तो तामिया कमरे में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर खुले छोड़कर बाहर निकल जाती है। मिस्टर ए को तब तक एहसास नहीं होता कि वह क्या कर रही है जब तक कि सारी ऑक्सीजन एक बड़े विस्फोट में बदल न जाए। पुलिस के पहुंचने से पहले उसे मार डाला। उस घटना के बाद शिन सदमे में आ जाता है और समय बीतने के बाद भी वह इस तथ्य से सहज नहीं हो पाता है कि उसने एक मानव शरीर पर चाकू से वार किया है। इस बीच तामिया को स्कूल प्रशासन से परेशानी हो जाती है क्योंकि वह उन्हें नहीं बताती कि उसके बच्चे का पिता कौन है। अपनी निष्ठा के अधिकार के बारे में मूक इंसानों से बहस करने के बजाय वह अपनी नौकरी छोड़ने और अपनी पहचान बदलने का फैसला करती है। वह स्कूल छोड़ने से पहले शिन से मिलती है और उसे बताती है कि चूंकि वह तामिया के रूप में अपनी पहचान त्यागने की योजना बना रही है, इसलिए उसे अब अपने सामाजिक दायरे में लोगों को जीवित रखने की जरूरत नहीं है और इसमें वह भी शामिल है। शिन इस पर घबराने लगता है और उससे पूछता है कि वह और अन्य एलियंस इंसानों को क्यों खाते हैं। वह उसे बताता है कि मिगी उसके रक्त में पोषक तत्वों के कारण जीवित रह सकती है और इसका मतलब है कि अन्य परजीवी अन्य प्रकार के भोजन पर भी जीवित रह सकते हैं। तामिया का कहना है कि वह सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें नरभक्षण उसी तरह स्वाभाविक रूप से आता है जैसे मधुमक्खियों में उड़ना और मकड़ियों में जाल बुनना आता है। उनका मानना है कि मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए एक निर्देश है और वे वही करते हैं जो उनका निर्देश उन्हें बताता है। वह कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने मानव शरीर धारण किया, उन्हें लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य दूसरे इंसानों को खाना है। शिन भयभीत है, लेकिन वह फिर भी उससे पूछता है कि वह अपने बच्चे के साथ क्या करने की योजना बना रही है। तामिया जवाब देती है कि वह इसे जन्म देगी और फिर इसे कुछ प्रयोगों में इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगर यह उपयोगी नहीं होगा तो वह इसे खा लेगी। शिन इस पर क्रोधित हो जाता है और तामिया उसके इरादों को भांप लेती है। वह उससे लड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती है और मिगी को एहसास होता है कि वे संभवतः उसके खिलाफ नहीं जीत सकते क्योंकि वह एक ही समय में दो पैटर्न में बदल सकती है, जिसका अर्थ है कि वह उससे कहीं अधिक विकसित है। हालांकि तामिया को अचानक एहसास होता है कि शिन अब एक शुद्ध इंसान नहीं है और वह उसे जीवित रहने देने का फैसला करती है ताकि वह उससे और अधिक सीख सके। बाद में उस रात वह असली तामिया की मां से मिलने आती है, जिसे पता चलता है कि उसके सामने वाली महिला उसकी बेटी नहीं है। वह उससे पूछती है कि वह कौन है और उसकी बेटी कहाँ है, और तामिया हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य इंसान उसके संपूर्ण भेष को देख सकता है। बूढ़ी औरत पुलिस को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन तामिया उससे पहले ही उसे मार देती है। हालांकि अब वह उत्सुक है कि क्या उस महिला में कोई विशेष क्षमता थी जिसके बारे में उसे और अधिक शोध करना चाहिए था। दूसरी ओर जैसे ही शिन अगली सुबह उठता है, वह मिगी को अपने शरीर से गायब पाता है। वह घबरा गया, लेकिन पाया कि मिगी उसके शरीर से अलग हो गई है और कमरे में थोड़ा टहल रही है। मिगी जल्दी से अपने शरीर से दोबारा जुड़ जाती है, उसे यह बताते हुए कि उसने पाया है कि वह उससे अलग होने के बाद भी चल सकता है, लेकिन उसकी सीमा एक बार में 3 मिनट है। शिन को आश्चर्य होता है कि क्या वह अब उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, और मिगी उसे बताती है कि यह संभव नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक हाथ के रूप में परिपक्व हो गया है, इसलिए वह मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि इससे शिन को डर लगता है कि अन्य परजीवी जो मस्तिष्क को नियंत्रित करना जानते हैं सिर बदल सकते हैं, और मिगी का मानना है कि यह सच हो सकता है। फिर वह नाश्ता करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। शिन उन्हें बताता है कि ऐसे समय में अज्ञात स्थानों पर जाना वास्तव में खतरनाक है और उसकी मां उसकी बात सुनने और यात्रा रद्द करने को तैयार है। हालांकि वह जानना चाहती है कि क्या कोई चीज उसे हाल ही में परेशान कर रही है, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वह अचानक स्कूल चला जाता है। शिन मिगी को अपने माता पिता से गुप्त रखने का कारण यह है कि उसे डर है कि मिगी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके माता पिता को मार डालेगी, क्योंकि उसे केवल अपने अस्तित्व की चिंता है और मानवीय भावनाओं की परवाह नहीं है। दूसरी ओर शिन के पिता काजू उसकी मां नेबुको को बताते हैं कि वह उनके बेटे को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो रही है और शायद शिन के हाथ पर चोट के निशान के कारण वह इससे असहज हो जाते हैं। नबुको को वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब शिन अभी भी मिडिल स्कूल में था और उसने उससे एक विज्ञान प्रयोग के लिए कुछ एल्यूमिनियम प्लेटें मांगी थीं। एक ऊंचे शेल्फ से उन प्लेटों को उठाने की कोशिश करते समय वह लड़खड़ा गया और उबलते तेल का एक बर्तन लगभग उसके सिर पर गिर गया। नबुको की त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे बचा लिया, लेकिन उस दिन उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया। और काजू सोचता है कि शिन अब उसे परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि वह उस दिन के लिए दोषी महसूस करता है। इस बीच मिगी भविष्य में उपयोग के लिए बंदूकों पर शोध करना शुरू कर देती है। वह शिन से कहता है कि उसे अपने माता पिता के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि परजीवी उन शहरों में केंद्रित हैं जहां शिकार करने के लिए बहुत सारे इंसान हैं, और ये ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं। उनका मानना है कि शिन के माता पिता यहाँ की तुलना में समुद्र तट की यात्रा पर अधिक सुरक्षित रहेंगे। यह सुनकर शिन को राहत मिलती है, लेकिन तभी उसकी मां अंदर आती है और वह घबराकर मिगी को छुपा लेता है। वह उससे पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था। वह जवाब देता है कि वह खुद से बात कर रहा था और अगली बार दरवाजा खटखटाने के लिए चिल्लाता है। यह सुनकर नोबुको थोड़ा उदास हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और काजू को बताता है कि उनके बेटे ने उस पर चिल्लाया है।
वह उससे कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब वह बंदर को पीट रहा था तो उसने उसे टोक दिया था, जो इस कार्रवाई का वर्णन करने के लिए मेरा नया पसंदीदा वाक्यांश हो सकता है। उस दिन बाद में शिन ने अपने माता पिता को बताया कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह सोचता है कि उनके लिए यात्रा पर जाना एक अच्छा विचार है। हालांकि नबू को अपने मूड के बदलावों को बैठे बैठे बर्दाश्त नहीं करने वाला है और वह उस पर बरसती है और पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वह रोने लगती है और कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वह उसका बेटा नहीं है। शिन अभी भी उसे मिगी के बारे में नहीं बताना चाहता, तो उनका कहना है कि उन्हें डर था कि वह उनके बिना अकेले हो जाएंगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह बहुत अकेला महसूस करता है तो वह कुछ दोस्तों को बुला सकता है। वह उसे लेकर अपने कमरे में वापस चला जाता है और उसके माता पिता आश्वस्त हो जाते हैं कि उसने उन्हें सच बताया है। अगले सप्ताह वे अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं और नबू को वास्तव में उत्साहित है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसे कोई लंबी छुट्टी नहीं मिली है। कहीं और एक आदमी अपनी नई गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह एक परजीवी है। वह बुनियादी मानवीय चीजों को नहीं समझती है, जैसे कि सीट बेल्ट कैसे काम करती है, और गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान भटक जाता है जिससे कार पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। इससे वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और जैसे ही परजीवी को पता चलता है कि मेजबान का शरीर जीवित नहीं रहेगा, वह हताश हो जाती है। वह आदमी पर हमला करती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, और हालांकि कब्जा सही नहीं है, कम से कम वह चल तो सकती है। घर पर वापस शिन स्कूल जा रहा है जब वह मिगी से पूछता है कि तानिया का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह अशुद्ध है। मिगी बताते हैं कि उनकी कुछ कोशिकाएं शिन के रक्त प्रवाह में लीक हो गईं और यहां तक कि उनके मस्तिष्क तक भी पहुंच गईं, इसलिए उनके कुछ हिस्से बदल गए हैं। शिन इससे हैरान है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी भी एक सामान्य इंसान है। तभी उसकी नजर स्कूल के बदमाश की पिटाई करने वाले लोगों के एक समूह पर पड़ती है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उसे भी मुक्का मारा और पीछे हटने को कहा। हालांकि शिन को याद है कि मिगी ने एक बार कहा था कि जो चीज इंसानों को परजीवियों से अलग बनाती है वह दूसरों के लिए कार्य करने की उनकी क्षमता है। भले ही इससे उन्हें कोई फायदा न हो, वह खुद को साबित करना चाहता है कि वह अभी भी इंसान है। शिन फिर से धमकाने वाले के पक्ष में खड़ा हो गया। ठगों का नेता मित्सुओ उसे मारता है, लेकिन मिगी के जागने से पहले काना नाम की एक लड़की आती है और अपने गिरोह को रुकने के लिए कहती है। काना फिर शिन से पूछता है कि क्या वह मूर्ख है, लेकिन जब वह उसे करीब से देखती है तो उसे उसके अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह अचानक मिगी की उपस्थिति को नोटिस करती है और डरने और जल्दी से चले जाने से पहले शिन से पूछती है कि वह क्या है। स्कूल में शिन को अपने सहपाठी के लिए खड़े होने के लिए बहुत अधिक ध्यान और प्रशंसा मिलती है और वह विनम्र व्यवहार करने की कोशिश करता है क्योंकि यह इंसान का एक और गुण है। बाद में वापस लौटते समय शिन और मुरानो काना से टकराते हैं, जो उनकी तस्वीर लेता है और उनसे पूछता है कि वह पहले क्यों नहीं भागे। शिन का कहना है कि यह वही है जो आप तब करते हैं जब आपकी कक्षा का कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, लेकिन काना उसे एक दिखावा करने वाला कहता है और कहता है कि वह पूरी तरह से नैतिक व्यवहार करता है, लेकिन शायद कुछ छिपा रहा है। शिन उस कुतिया से अब और निपटना नहीं चाहता है, वहां से चला जाता है, लेकिन वह जानता है कि वह बिल्कुल गलत नहीं है। इस बीच मित्सुओ को जलन हो रही है कि काना शिन पर ध्यान दे रहा है क्योंकि वह उससे प्यार करता है और वह अपना बदला लेने का फैसला करता है। उसने और उसके गिरोह ने शिन की पिटाई की और मुरानो का अपहरण कर लिया और शिन किसी तरह उनका पीछा करता है। वे उसे उसी स्थान पर ले गए जहां वे सुबह मिले थे और शिन ने उनसे मुरानो को अकेला छोड़ने के लिए कहा। हालांकि ठगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मित्सुओ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मिगी मदद के लिए आगे आना चाहती है, लेकिन शिन उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह एक असली आदमी की तरह चीजों को खुद संभालना चाहता है। भले ही वह स्पष्ट रूप से बेजोड़ है, शिन लड़ता रहता है। मिगी उसे बताती है कि यहाँ हर कोई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह उनसे नहीं जीत सकता, लेकिन शिन को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि इंसान अपने से बड़ी चीजों के लिए लड़ते हैं। वह वापस लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर से घिर जाता है, जिससे मिगी उसे बचाने के लिए तत्पर हो जाती है और शिन मुश्किल से उसे छुपा पाता है। सौभाग्य से काना तभी वहां पहुंच जाता है और सभी को रुकने के लिए कहता है, और अगले ही पल शिन के स्कूल के कुछ लड़के आते हैं और उनके और मित्सुओ के गिरोह के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। असमंजस की स्थिति में शिन मुरानो के साथ भाग जाता है और वह उसे घर तक ले जाती है। वह उसके घावों का इलाज करती है और उसके कंधे पर झुककर उसे बताती है कि वह पहले वास्तव में अच्छा था। शिन की उम्मीदें जाग गईं और उसने उससे पूछा कि क्या वह यहीं रहना चाहती है क्योंकि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं। लेकिन वह अंततः घर वापस चली जाती है। मिगी इससे निराश है और कहता है कि वह मानव प्रजनन का निरीक्षण करना चाहता था। शिन उसे चुप रहने और सो जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी काना आता है और पूछता है कि वह किससे बात कर रहा है। शिन सवाल को टाल देता है और काना पहले के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह दोस्त बनना चाहती है। शिन सहमत है क्योंकि उसे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही वे हाथ मिलाते हैं, काना को अपने दाहिने हाथ से कुछ अजीब महसूस होता है। शिन को उसकी बेचैनी का एहसास होता है और वह तुरंत पीछे हट जाता है और अपने घर के अंदर भाग जाता है, जहां मिगी उसे काना से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वह बहुत समझदार लगती है। उसे लगता है कि वह उस तरंग दैर्ध्य को समझ सकती है जो परजीवी अपनी प्रजाति को खोजने के लिए उत्सर्जित करते हैं, और भले ही मुरानो में भी ऐसी ही क्षमता है, कन्ना की प्रवृत्ति उससे कहीं अधिक मजबूत है।
उसका मानना है कि यह लड़की वाकई खतरनाक है और शिन उससे सहमत है। एक अन्य स्थान पर वह परजीवी जिसने दुर्घटना के बाद आदमी के शरीर पर कब्जा कर लिया, संघर्ष कर रही है क्योंकि उसे पुरुष होने की आदत नहीं है। वह फिर से एक महिला का शरीर चाहता है और जो पहली महिला उसे मिलती है उसे अपने कब्जे में लेने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से शिन के माता पिता राक्षस से बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि वे एक चट्टान से सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं। राक्षस अचानक वहां प्रकट होता है और नाबुको का सिर काजू के सामने ले जाता है। बाद में शिन को एक घायल काजू का फोन आता है जो एक राक्षस द्वारा उसकी मां पर हमला करने की बात करता है और उससे कहता है कि उसे पुलिस के पास जाने की जरूरत है। वह इतना कहकर कॉल काट देता है और शिन घबरा जाता है। उसे डर होता है कि राक्षस एक परजीवी है जिसने उसके माता पिता पर हमला किया है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि उसके माता पिता इस समय कहाँ हैं। वह अधिक समाचारों की प्रतीक्षा में सो जाता है और एक बुरा सपना देखता है। लेकिन जब वह अगली सुबह उठता है तो मिगी उसे बताती है कि एक एलियन यहाँ है। शिन उस पर क्रोधित हो जाता है। उसने कहा कि उसके माता पिता खतरे में हैं क्योंकि मिगी ने कहा कि वे समुद्र तट के पास ठीक रहेंगे। मिगी बेहद ठंडे तर्क के साथ जवाब देती है। उन्हें बताया कि उनका सुझाव संभाव्यता पर आधारित था और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी चीज 100% निश्चित थी। फिर वह शिन को उनके सामने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और शिन अपनी भूमिका निभाने के लिए चाकू पकड़ लेता है, भले ही मिगी को नहीं लगता कि इस बार उसकी मदद की जरूरत है। दरवाजा अचानक खुल जाता है और शिन को आश्चर्य होता है कि एलियन उनके घर का ताला कैसे खोल सकता है। फिर एलियन घर में प्रवेश करता है और शिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी मां को अंदर आते देखता है तो वह पूरी तरह से चकित हो जाता है। हालांकि वह सच्चाई को गहराई से जानता है, फिर भी वह उस पर अमल नहीं कर सकता। वह नबुको का घर में स्वागत करता है, भ्रमित और सहमा हुआ पूछता है कि वह पिताजी के साथ क्यों नहीं है। मिग्गी चुपचाप उसे बताती है कि यह उसकी मां नहीं बल्कि एक परजीवी है। लेकिन शिन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एलियन का कहना है कि दूसरा आदमी घर पहुंचने से पहले ही मर गया होगा और यह उसके लिए अच्छी बात है। अपनी उलझन में शिन मिकी के सामने चाकू रखता है और उसे रूपांतरित होने से रोकता है। वह अपनी मां को पुकारता है, यह विश्वास करने के लिए बेताब है कि वह अभी भी वहां है। मिग्गी उसे बताती है कि वह चली गई है, लेकिन शिन टूट जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसके खिलाफ एक और शब्द भी कहा तो वह उसका दाहिना हाथ काट देगा। भावनात्मक रूप से व्यथित शिन का कहना है कि जब वह बच्चा था तब उसकी बाह जलने के लिए उसने कभी अपनी मां से ठीक से माफी भी नहीं मांगी थी। परजीवी हालांकि परवाह नहीं है, वह बदल जाती है और सीधे उसके दिल में चाकू मार देती है और मिगी चाकू के कारण समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। शिन जमीन पर गिर जाता है। वह अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उसकी मां एक परजीवी बन गई है। परजीवी फिर शिन को मृत समझकर छोड़ देता है और मिगी को बताता है कि उसका मेजबान मर गया है और वह भी उसका अनुसरण करेगा, क्योंकि जो लोग मस्तिष्क लेने में विफल रहते हैं उनका यही भाग्य होता है। हालांकि मिगी को एहसास होता है कि उसे बचाने का अभी भी मौका है। शिन का दिल क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए मिगी एक नया दिल बनाती है, उसे अपनी छाती के अंदर रखती है और उसे हाथ से पीटना शुरू कर देता है, भले ही शिन बेहोश रहता है। वह शिन के शरीर में प्रवेश करता है ताकि वह उसे धीरे धीरे ठीक करना जारी रख सके और साथ ही खुद को वापस दाहिने हाथ में स्थानांतरित कर सके, जिसमें बहुत समय लगता है। इस वजह से शिन कई दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है और मुरानो चिंतित हो जाता है और उसकी जांच करने के लिए उसके घर जाने का फैसला करता है। इस बीच मिगी शिन को ठीक करती रहती है और सोते समय उसे खाना भी खिलाती है। कुछ दिनों के बाद शिन अंततः जाग गया। हालांकि वह अब बहुत कमजोर हो गया है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि अब उसे अपने चश्मे की जरूरत नहीं है, जो उसे अजीब लगता है। फिर वह धोने का फैसला करता है और तभी उसे अपनी छाती पर एक निशान दिखता है जो उसे पूरी घटना की याद दिलाता है। उसके दिल में तेज दर्द महसूस होता है और दिल टूट जाता है। लेकिन तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और वह सुनता है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। शिन को यह सुनकर खुशी हुई कि वह अभी भी जीवित है और तुरंत उसे देखने के लिए दौड़ा। बाहर मुरानो उसका इंतजार कर रही है और जैसे ही उसने शिन को देखा उसने कहा कि वह उसके बारे में चिंतित थी। हालांकि वह अलग दिखता है और उसे केवल इतना बताता है कि उसके पिता घायल हो गए हैं और वह उन्हें देखने जा रहा है। जब वह कहती है कि उसकी मां अकेले ही इससे निपट रही होगी, इससे शिन को और भी अधिक दुख होता है, लेकिन वह चला जाता है और कहता है कि वह कुछ समय तक स्कूल नहीं लौटेगा। मुरानो चिंतित है और पूछता है कि क्या वह वापस आएगा, लेकिन शिन दूर जाने से पहले केवल एक उदास मुस्कान देता है और उस परजीवी को मारने की कसम खाता है जिसने उसकी मां का रूप ले लिया है। वह ट्रेन में चढ़ता है और अपने पिता को ढूंढने से पहले एलियन को ढूंढने के बारे में सोचता है। इस बीच काजू अस्पताल में है और पुलिस पूछताछ करने आती है, घटना और उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। वह उन्हें बताता है कि नबुको मर गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह जीवित है और वह होटल लौट आई और उसके बिना ही चेकआउट किया। काजू घबरा जाता है और कहता है कि वह महिला धोखेबाज है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसके हाथ पर जले का निशान उसकी पहचान की पुष्टि करता है। एक मनोचिकित्सक काजू को बताता है कि यह दुर्घटना से उसका आघात है जो उसे चीजों की कल्पना करने पर मजबूर कर रहा है, और वह किसी तरह उसे विश्वास दिलाता है कि यह सच है। जल्द ही शिन अस्पताल पहुंचता है और जब वह कमरे में जाता है तो काजू आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन उसे देखकर खुश होता है।
शिन इस बारे में बात करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, लेकिन दर्द के कारण वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, हालांकि उसके आंसू नहीं हैं। काजू अचानक कहता है कि दुर्घटना के बाद से नाबुको गायब है। शिन चौंक जाता है और उसे राक्षस के बारे में याद दिलाता है, लेकिन काजू का कहना है कि दुर्घटना के दौरान उसके सिर पर चोट लगी और वह भ्रमित हो गया होगा। शिन बाहर निकलता है और जोर देकर कहता है कि राक्षस ने नाबुको को मार डाला, लेकिन काजू का कहना है कि उसने फोन पर गलत बात की और चोट के कारण उसकी याददाश्त पर असर पड़ा। वह फिर से बहस करता है, लेकिन काजू अपने आंसू रोकते हुए उसे डांटता है और शिन को पता चलता है कि उसके पिता सच्चाई जानते हैं, लेकिन इसे छिपा रहे हैं। वह एलियन को खोजने और उससे निपटने के लिए और भी अधिक दृढ़ है, लेकिन समझता है कि वह किसी को नहीं बता सकता कि वास्तव में क्या हुआ था। वह कहता है कि वह अस्पताल में रहेगा, लेकिन काजू का कहना है कि यह उसके लिए असुविधाजनक होगा और केवल 300 मीटर दूर पास के एक होटल का सुझाव देता है। शिन सहमत है, लेकिन वह चिंतित है क्योंकि वह दुश्मनों का पता लगाने के लिए मिगी की सीमा है, और दुर्भाग्य से मिगी अभी भी सो रही है। होटल में शिन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था और वह उसे अंदर ले जाती है। वह अपने कमरे से अस्पताल पर नजर रखता है, जबकि उसे एहसास होता है कि उसकी सुनने की क्षमता और अन्य इंद्रियां अब मजबूत हो गई हैं। बाद में मिगी जाती है और शिन को बताती है कि उसने अपने शरीर की मरम्मत कर ली है, लेकिन ये दोनों बदल गए हैं और अब मिगी की एक कमजोरी है, वह यह है कि उसे दिन में 4 घंटे सोना पड़ता है, जो कि मेरी रोजाना की नींद से अधिक है। शिन का कहना है कि वह पहले भी सोता था, लेकिन मिगी का कहना है कि पहले की तरह खतरा आने पर वह नहीं उठेगा और अगर उस दौरान दुश्मन हमला करता है तो वे दोनों मर जाएंगे। शिन पूछता है कि उसने यह बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, और मिग्गी का कहना है कि उसकी मां की मृत्यु के बाद शिन ने उसके सहित सभी परजीवियों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और उसकी कमजोरी को उजागर करना खतरनाक था। हालांकि अब उन्हें लगता है कि इसे छुपाते रहना और भी खतरनाक है। शिन का कहना है कि वह मिगी को दुश्मन के रूप में नहीं देखता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन सुंदरे की तरह मिगी ने उत्तर दिया कि उसने यह अपने लिए किया है। अगली सुबह शिन काफी बेहतर दिखता है और अपने पिता की जांच करने के लिए अस्पताल जाता है। फिर जब मिगी सोती है तो वह सतर्क रहता है। लड़की मां की पास आती है और पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन इससे पहले कि शिन जवाब दे सके, मिगी ने चेतावनी दी कि उसने समुद्र तट पर एक परजीवी देखा है। शिन तुरंत समुद्र तट की ओर भागता है और मैकी उसे बताता है कि एक दीवार रास्ता रोक रही है। हालांकि वह कुछ भी सुनने के लिए बहुत तेज चलता है, और फिर मिग्गी पूछती है कि क्या वह सचमुच अपनी मां का चेहरा पहनकर उस महिला को मारने के लिए तैयार है। शिन एक पल के लिए रुकता है और कहता है कि उसे यकीन है क्योंकि वह उसे दूसरे लोगों को मारने नहीं दे सकता। जब वे बात कर रहे थे तो मैकी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि समुद्र तट तक पहुंचने के लिए उन्हें दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना होगा, लेकिन शिन का कहना है कि यह एक कौशल का मुद्दा है और वह सहजता से दीवार कूद जाता है। वह किसी को दीवार से नीचे चलते हुए पाता है और उसे एहसास होता है कि यह एक परजीवी है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है, गुस्से से भर जाता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी के पास पहुंचा, उसे पता चला कि यह नोकोको नहीं है। इसके बजाय यह एक आदमी है और शिन आश्चर्यचकित है। हालांकि उसे यकीन है कि वह भी एक एलियन है, तो वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह आदमी घबरा गया और उसे रुकने के लिए कहने लगा। अचानक मिगी उसे रोकती है और कहती है कि उस आदमी के पास अभी भी मानव मस्तिष्क है। शिन अब और भी अधिक भ्रमित है, लेकिन तभी उस आदमी का जबड़ा एलियन में बदल जाता है और बोलना शुरू कर देता है। शिन फिर से घबरा गया क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह आदमी और एलियन एक ही मुंह बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनमें इस बात को लेकर दोस्ताना प्रतिस्पर्धा है कि कौन बोलता है। शिन को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे संभव है, लेकिन मिकी बताते हैं कि इस जोड़ी का मस्तिष्क मानव है जबकि जबड़ा से छाती तक का हिस्सा विदेशी है, और दूसरा एलियन पुष्टि करता है कि वे दोनों एक तरह से समान हैं। बाद में वे बात करने के लिए बैठते हैं और आदमी अपनी करुण कहानी साझा करना शुरू करता है। कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और वह एक बेकार उपकरण की तरह महसूस करता है जो कुछ भी तय नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और वह था समुद्र में कूद जाना, लेकिन उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वह तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि विदेशी परजीवी ने उस पर हमला नहीं कर दिया, और जैसे ही उसने उससे संघर्ष किया वे पानी में गिर गए। जबड़े का परजीवी कहानी जारी रखता है और कहता है कि वह सिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चूंकि मेजबान डूब रहा था, इसलिए अगर उसने मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। तो इसके बजाय यह एक श्वास नली बन गई और उसे बचा लिया, और इस तरह उनका अंत इस तरह हुआ। फिर वह आदमी एलियन से कहता है कि उन्हें कॉम्बो मोड पर स्विच करना चाहिए, और जबड़े का आकार बदल जाता है जिससे दोनों स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। वह आदमी कहता है कि आखिरकार उसे अपने जैसे किसी अन्य व्यक्ति को देखकर राहत मिली है, और वह शिन से अपने बारे में कहानी साझा करने के लिए कहता है, लेकिन शिन का कहना है कि उन्हें इस बारे में बात करने के लिए कहीं और जाना चाहिए। फिर वह आदमी अपना परिचय युता के रूप में देता है और उसके परजीवी को जो कहा जाता है, जो जॉन पर एक चतुर शब्द क्रीड़ा है। वे अस्पताल जाते हैं जहां शिन की कहानी सुनने के बाद युता रोता है और जो उसे रोने वाला बच्चा होने के लिए ताना मारता है। वह मिगी की तुलना में अधिक व्यक्तित्व दिखाता है और कहता है कि उसने फिल्में देखकर बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद युता शिन को दुश्मन मिलने पर उसकी मदद करने की पेशकश करता है और शिन उसकी मदद स्वीकार करने में प्रसन्न होता है।
उस रात मिगी ने अचानक शिन को जगाया और कहा कि युता और जो के कारण वह दिन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया था। वह शिन को याद दिलाता है कि कैसे वह यूजेन बोल्ट की तरह दौड़ा और 3 मीटर ऊंची छलांग लगाई और कहा कि इसका एक कारण है। लेकिन उससे पहले वह बताते हैं कि उनका शरीर क्या कर सकता है। मिगी का कहना है कि उनका शरीर विभाजित हो सकता है और प्रत्येक अंग अपने आप सोच सकता है, लेकिन अगर हिस्से बहुत छोटे हों तो वे जल्दी मर जाते हैं। इसलिए वह हमेशा उन्हें पहले से ही अपने शरीर में लौटने का आदेश दे देता है। उन्होंने इसे एक प्रदर्शन के जरिए दिखाया और शिन थोड़ा घबरा जाता है। मिगी तब कहती है कि शिन के शरीर में यहाँ तक कि सबसे छोटे अंग भी जीवित रह सकते हैं और उसे अचानक एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। मिगी इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि उसने शिन के दिल की मरम्मत के लिए उन छोटे हिस्सों का इस्तेमाल किया और वे अब उसके रक्त प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं। तो अब उसके शरीर का 30% हिस्सा विदेशी कोशिकाओं से बना है। शिन पूछता है कि क्या हिस्से उसके मस्तिष्क तक भी पहुंचे, लेकिन मिग्गी का कहना है कि वह निश्चित नहीं हो सकता और पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा। शिन पहले कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि भले ही वह अस्पताल में वास्तव में भावुक था, लेकिन वह रो नहीं सका और वह सोचता है कि शायद इसका मतलब है कि वह कम इंसान बनता जा रहा है। अगले दिन मैकी चुपचाप उसके पास आती है और शिन पूछता है कि क्या वह उसे एक सामान्य इंसान जैसा दिखता है। वह हाँ कहती है, लेकिन जब वह सिर्फ मुस्कुराता है और जवाब नहीं देता है तो वह घबरा जाती है और उसे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए कहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अंदर ही अंदर रो रहा है। तभी शिन को युटा का फोन आता है जो कहता है कि उसे दुश्मन मिल गया है और वह उसे रोकने की कोशिश करेगा। शिन उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहता है क्योंकि वह खतरनाक है और जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसका परजीवी उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने में विफल रहा है, वह हमला कर देगी। युडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिट माने जाने के लिए उसे जिम में 2 महीने बिताने पड़ते हैं और नोबुको आकस्मिक गति से उसका पीछा करता है। इस बीच शिन भी उसी दिशा में दौड़ता है, लेकिन मिगी बीच में ही अचानक सो जाती है। हालांकि वह एक हथियार में बदल जाता है और शिन को बताता है कि बाकी सब उस पर निर्भर है। इस बीच जैसे ही नाबुको उसके पास पहुंचता है, युटा एक चट्टान पर फंस जाता है। वह एक दूसरे मेजबान को देखकर चौंक गई जिसका मस्तिष्क अभी भी बरकरार है, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला किया। वह बदल जाती है और जो प्रभावित होता है क्योंकि वह चाहता है कि वह भी ऐसा कर सके। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जो केवल बचाव ही कर सकता है क्योंकि जिस तरह से वह युटा के चेहरे से जुड़ा हुआ है वह असहज है। उन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया जाता है और फिर नबुको उसके दिल पर वार करता है और उसे नीचे फेंक देता है, यह कहते हुए कि यह उसे निश्चित रूप से मार देगा, भले ही यह एक संकर हो। युडा और जो इसके कारण बेहोश हो जाते हैं और नबुको वहां से चला जाता है, लेकिन फिर उसे एक कमजोर संकेत के साथ एक और परजीवी की उपस्थिति का एहसास होता है। वह शिन को जीवित देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उसे उसके सिर के पास जाना चाहिए था। शिन इस पर क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी मां की आवाज का उपयोग करके यह कहना बंद कर दे कि वह उसे मार डालेगी। वह लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बदलती है वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। नोबुको अचानक हमला करता है, लेकिन शिन अब उसकी चाल को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह चकमा देता है और उसके पीछे कूद जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि शिन इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह उसके हमलों को रोकता है और चट्टान के किनारे पर पहुंचता है जहां वह घायल युटा को देखता है। शिन सोचता है कि एकमात्र व्यक्ति जो उसे समझ सकता था वह पहले ही मर चुका है और क्रोधित हो जाता है। वह आगे बढ़ता है और अपने तेज प्रहारों से नाबुको को घायल कर देता है। शिन ने उसके सिर पर निशाना साधा और उसके जाल को काट दिया, लेकिन जब वह उसे खत्म करने की कोशिश करता है तो वह खुद को बचाने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करती है। और जब शिन जले का निशान देखता है तो उसके दिमाग में अपनी मां की पुरानी यादें उमड़ आती हैं और वह रुक जाता है। नाबुको उस क्षण का उपयोग उसका मुकाबला करने और उसे घायल करने के लिए करता है। जैसे ही वह पुनर्जीवित होती है और वापस खड़ी हो जाती है, उसकी ठुड्डी में दर्द होता है, लेकिन तभी अचानक उसका सिर कटकर अलग हो जाता है और उसका शरीर समुद्र में गिर जाता है। यह युटा और जो ही थे जिन्होंने इसे किया और वे अपने दम पर ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। युटा ने शिन को बताया कि वह महिला उसकी असली मां नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहिए। इस बीच परजीवी को आश्चर्य होता है कि युटा कैसे बच गई और जो कहता है कि उसे पता चल गया कि वह केवल दिल पर हमला कर रही थी, इसलिए उसने समय रहते इसकी स्थिति बदल दी। फिर शिन समुद्र की ओर देखता है जहां उसकी मां का शव पड़ा है और सोचता है कि आखिरकार यह खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट जाता है। जल्द ही काजू को छुट्टी दे दी जाती है और वे उसी चट्टान पर वापस आ जाते हैं क्योंकि यही सब कुछ हुआ था। काजू शिन को बताता है कि उसकी मां अब भी उससे प्यार करती है और फिर शिन पूछता है कि क्या नाबुको को उस भयानक दुःस्वप्न का सामना करना पड़ा जो उसने देखा था। काजू ने उत्तर दिया कि यह सब तुरंत हुआ और उसकी मृत्यु दर्दरहित थी। वह रोने लगता है, लेकिन शिन को खुशी है कि कम से कम उसकी मां को किसी दर्द से नहीं गुजरना पड़ा। अचानक इतने समय से उसका जो तनाव था वह दूर हो गया और वह वहीं सो गया। बाद में वह शहर लौट आता है और इस बार मुरानो और काना दोनों उसे दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं क्योंकि वह अब पूरी तरह से इंसान नहीं है। मुरानो उसके पास दौड़ता है, आश्चर्यचकित होता है कि वह लंबा हो गया है और यहाँ तक कि उसका रूप भी बदल गया है, जैसे कि उसने दूसरी बार युवावस्था में प्रवेश किया हो। दूसरी ओर तामिया को एक नया साथी मिलता है जो एक किशोर लड़के के शरीर पर कब्जा कर लेता है और वह उससे शिन पर नजर रखने के लिए कहती है, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं। लड़का पूछता है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करती है
और वह जवाब देती है कि वह खतरनाक है। लेकिन डेटा इकट्ठा करने और उनकी प्रजातियों को समझने के लिए उसे जीवित रखना अभी भी महत्वपूर्ण है। इस बीच काना ने शिन पर और भी अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर को अपने वॉलपेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इससे मित्सुओ नाम के मूर्ख को ईर्ष्या होने लगती है। वह झगड़ा करने के लिए शिन के स्कूल जाता है बिना यह जाने। सुंग जिनवू के समान स्तर पर शिन के व्यक्तित्व में बदलाव आया है। वह अब वही पुराना चाबुक नहीं रहा और मित्सुओ को जल्दी करने और बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास पूरा दिन नहीं है। ठग पूछता है कि क्या वह काना के साथ सोया है और शिन ने उत्तर दिया कि उसने यात्रा के बाद से उसे देखा भी नहीं है। मित्सुओ उस पर विश्वास नहीं करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन शिन चकमा देता है और उसे ठोकर मारता है और उसे हार मानने के लिए कहता है क्योंकि अब चीजें अलग हैं। मित्सुओ हठपूर्वक आक्रमण करता रहता है, लेकिन शिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को खोल देता है और उसे चोट पहुंचाए बिना उसे नम्र कर देता है। तभी मुरानो वहां आता है और शिन वहां से चले जाने का फैसला करता है, लेकिन वह पहले से ही उसके व्यक्तित्व में बदलाव देख सकती है। वह उससे पूछती है कि क्या यात्रा पर कुछ हुआ था या क्या वह अभी भी वही चमकीला है, और वह जवाब देता है कि वह खुद से भी वही सवाल पूछ रहा है। फिर वे बाजार में डेट पर जाते हैं और कन्ना भी वहां है। वह भविष्यवाणी करती है कि शिन उसके बगल वाली सीढ़ियां चढ़ेगा और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। वह उससे मिलने के लिए उत्साहित है, लेकिन जब वह मुरानो को अपने पास देखती है तो तुरंत निराश हो जाती है। शिन उसके बाद घर लौटता है और पाता है कि उसके पिता अभी भी परेशान हैं। उसे शराब पीने की आदत हो गई है, इसलिए शिन ने उसे एक नौकरानी को काम पर रखने के लिए कहा। लेकिन काजू को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह कितना ठंडे दिल का है और उससे वही करने को कहता है जो वह चाहता है। अगले दिन मुरानो के साथ स्कूल जाते समय शिन ने अपनी सुपर हियरिंग का परीक्षण किया और किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना, इसलिए वह मौके पर पहुंचता है और सड़क पर एक घायल पिल्ला पाता है। मिग्गी का कहना है कि यह इतना घायल है कि जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए शिन इसे उठाता है और अंतिम क्षणों में आराम देने के लिए इसे बगीचे में ले जाता है। मुरानो भी वहां आती है और कहती है कि उसने शुरू में सोचा था कि शिन बदल गया है, लेकिन कुत्ते को बचाने से पता चलता है कि वह अब भी पहले की तरह दयालु है। हालांकि वह जल्द ही उसका बुलबुला फोड़ देता है, क्योंकि जैसे ही पिल्ला मर जाता है वह उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। इससे मुरानो भयभीत हो जाती है क्योंकि वह समझ नहीं पाती है कि वह पिल्ले के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। लेकिन शिन शांति से कहता है कि यह अब पिल्ला नहीं है, सिर्फ मांस का एक मरा हुआ लुथरा है। रोते हुए भागने से पहले मुरानो निराश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वह बदल गया है। शिन को यह भी पता नहीं चलता कि उसने क्या गलत किया, जो कि सामान्य पुरुष व्यवहार है। इसलिए वह सलाह के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाता है, जो एक और विशिष्ट पुरुष कदम है। मिग्गी उसे बताती है कि उसने तार्किक रूप से कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन वह अपने मूल स्व से स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि बूढ़े शिन ने किसी पिल्ले को मांस का लोथड़ा नहीं कहा होगा। शिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मिगी को धन्यवाद देता है, फिर वापस जाता है और कुत्ते को ठीक से दफना देता है। हालांकि वह अब भी सोचता है कि कुत्ते का शरीर पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। बाद में वह मुरानो की कक्षा के बाहर इंतजार करता है, लेकिन जब वह उसे देखती है तो वह भाग जाती है। इसलिए शिन ने उसे कुछ जगह देने का फैसला किया। मिगी फिर उसे चेतावनी देती है कि पास में एक और एलियन है, और हालांकि शिन सतर्क हो जाता है। मिगी का कहना है कि यह दुश्मन नहीं है और तामिया के समान है, जिसका अर्थ है कि वह तर्क सुन सकता है और मिलना चाहता है। जल्द ही एलियन आता है और शिन उसका सामना करता है, लेकिन तभी स्कूल का बदमाश आता है और एलियन उनकी बातचीत में बाधा डालने के लिए उसे मुक्का मारता है। फिर वह अपना परिचय हिदेयो के रूप में देता है और शिन से कहता है कि वह उसके और मिगी के साथ दोस्ती करके शुरुआत करना चाहता है। शिन इस सुझाव से आश्चर्यचकित है और हिदेयो ने कहा कि आज उनकी जिम क्लास एक साथ है और वह उसकी क्षमताओं की जांच करना चाहता है। कक्षा के दौरान वे दौड़ लगाते हैं और शिन अजीब न दिखने के लिए अपनी गति रोक लेता है। हालांकि हिदेयो अपनी क्षमताओं से पीछे नहीं हटता और लगभग एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ देता है। कक्षा के बाद हिदेयो अकेले में शैनन से बात करता है और कहता है कि खेल अद्भुत हैं, लेकिन शिन को इसकी परवाह नहीं है और वह पूछता है कि क्या तामिया ने उसे मारने के लिए भेजा था। हिदेयो जवाब देती है कि उसका अब एक अलग नाम है और उसने वास्तव में उसे भेजा था, लेकिन शिन को मारने के लिए नहीं। उनका कहना है कि उनकी किसी को ठेस पहुंचाने की कोई योजना नहीं है और आगे कहते हैं कि उन्होंने कई महीनों में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने दूसरे प्रकार का मांस खाना सीख लिया है, जो उनका मानना है कि सभी के लिए सबसे अच्छा है। शिन के लिए इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन हिदेयो इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ परजीवी इंसानों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। मिगी आधा उस पर विश्वास करती है, लेकिन फिर कहती है कि उन्हें बात करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह सो जाने वाला है और नहीं चाहता कि हिदेयो को इसका पता चले। शिन फिर से बात करने के लिए मुरानो की कक्षा में जाता है, लेकिन परजीवियों के बारे में सोचने लगता है और क्रोधित हो जाता है। जब मुरानो उसके साथ सुलह करने के लिए उसके पास आता है तो वह उसका क्रोधित चेहरा देखती है और चुपचाप चली जाती है, जिससे उसे काफी निराशा होती है। दूसरी ओर काना स्कूल के बाद शिन का इंतजार करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह उसका जीवन साथी है और उसके पास एक महाशक्ति है जो उसे उसका पता लगाने देती है। उसे उसके आने का आभास होता है और वह खुशी से उसका स्वागत करती है, लेकिन यह इसके बजाय हिदेयो निकला। काना भ्रमित हो जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि यह शिन था और हिदेयो इस बारे में उत्सुक हो जाता है।
वह पूछता है कि उसने उसे देखे बिना कैसे सोचा कि वह और शिन एक जैसे हैं, लेकिन काना ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सच्चाई जानने के लिए हिदेओ उसे अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है। सौभाग्य से जिन वहां से गुजर रही थी और उसकी चीखें सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंची। कॉनर उसके पास दौड़ता है और शिन हिदेओ से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह जवाब देता है कि वह सिर्फ उस लड़की से चैट करना चाहता था क्योंकि वह समझदार है। लेकिन शिन उसे याद दिलाता है कि अगर उसके आसपास के लोगों को कुछ हुआ तो वह सबसे पहले हिदेओ को मार डालेगा। हिदेओ एक बार फिर कहता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है और वह यह देखते हुए चला जाता है कि शिन का दाहिना हाथ कमजोर संकेत दे रहा है। उसके बाद काना शिन को धन्यवाद देता है और तभी मुरानो वहां से गुजरता है। काना जोर से शिन को स्टेशन तक चलने के लिए कहती है क्योंकि वह डरी हुई है। वह सहमत हो जाता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो वह मुरानो को भागते हुए देखता है और उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। लेकिन अब उसके पास काना को एस्कॉर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। काना को स्टेशन ले जाते समय वह उससे कहती है कि वह उसे महसूस कर सकती है, लेकिन स्वीकार करती है कि आज उनका रडार बंद था। शिन उसे बताती है कि यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि वह एक खतरनाक तरंग दैर्ध्य को महसूस कर रही है और उसे इससे दूर रहने के लिए कहती है। शिन उसके बाद घर लौटता है और पाता है कि काजू अभी भी नशे में धुत है। काजू उससे पूछता है कि वह इतना मजबूत कैसे हो गया और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे शिन स्टील से बना है, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भावनात्मक क्षति पहुंचाता है। अगले दिन काना शिन की सलाह को नजरअंदाज कर देती है और जब उसे लगता है कि वह पास में है तो वह मुड़ जाती है, लेकिन वह वहां हिदेओ को पाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी मित्सुओ भी वहां आता है और अपनी लड़की का पीछा करने के लिए हिदेओ से झगड़ा करता है। यद्यपि काना ने उसे युद्ध न करने की चेतावनी दी, अंत में वह हिदेओ के साथ एक सुनसान जगह पर जाता है और अपनी गांड मरवाता है। हिदेओ ने उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा उसके पीछे न आए क्योंकि अगली बार वह उसे निश्चित रूप से मार डालेगा। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शिन की दोस्त ताकाई भी उसका पीछा कर रही थी क्योंकि उसे शिन पर नया क्रश आया था। दूसरी ओर शिन स्कूल जाता है और नोटिस बोर्ड को देखता है जहां वह पहली बार मुरानो से मिला था, लेकिन वह एक बार फिर उसे अनदेखा कर देती है। हिदेओ भी पास में है और उसे मिगी से फिर से एक हल्का संकेत महसूस होता है जिससे उसे संदेह होता है। वह प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हत्या के इरादे का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है और हिदेओ सोचने लगता है कि मिगी के साथ कुछ गलत है या कि वह सिर्फ बेवकूफ है। उस दिन जैसे ही शिन घर लौटता है, वह अपने पिता को एक सरकारी अधिकारी से मिलते हुए देखता है जो उसकी राक्षस कहानी पर विश्वास करता है, लेकिन कहता है कि वे इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे दहशत फैल जाएगी। उनका कहना है कि समस्या वैश्विक है और काजू से कहते हैं कि वे परजीवियों को मनुष्यों के बीच छिपे जंगली राक्षसों के रूप में सोचें। वे उसके विवरण के आधार पर एक रेखाचित्र भी बनाते हैं और कलाकार प्राणी के चेहरे की सटीक तस्वीर खींचता है। इस बीच तामिया ने अपना रूप बदल लिया है और एक अन्य बुद्धिमान परजीवी से मिल रही है। वह कहती हैं कि अगर वे बिना सोचे समझे इंसानों को खाते रहेंगे तो उनका शिकार किया जाएगा। वह आदमी सहमत हो जाता है और कहता है कि उसने इस बारे में गहराई से सोचा है। जब वह उनके उद्देश्य के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मनुष्य पृथ्वी के लिए जहर हैं और वे यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आए हैं। घर वापस आकर शिन के पिता ने उसे सच बताने का फैसला किया और सब कुछ बता दिया। शिन चुपचाप सुनता है और सिर हिलाता है, लेकिन वह अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अन्यत्र स्केच कलाकार ताकाई का भाई निकला और एक रात ताकाई सोते समय अपनी नोटबुक में झांकता है और पैरासाइट स्केच देखता है। वह अचानक उठता है और यह कहते हुए इसे वापस ले लेता है कि यह एक जांच का हिस्सा है। अगले दिन तेकी ने हिदेओ को अकेले देखा और उसे देखना शुरू कर दिया। पुनः अचानक एक आवारा बेसबॉल उसके सिर पर मारता है और एक गड्ढा छोड़ देता है। वह चोट से जल्दी ठीक हो जाता है और यह ताकई को परेशान करने और उसे यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि कुछ गलत है। इस बीच शिन ने मुरानो से बात करने और चीजों को सही करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, मिगी ने उसे चेतावनी दी कि हिदेओ शत्रुतापूर्ण हो रहा है। यह पता चला कि मित्सुओ का गिरोह उससे बदला लेने के लिए आया है और वह उन्हें मारने के लिए तैयार है। शिन तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ता है, जबकि मुरानो भ्रमित हो जाता है। दूसरी तरफ हिदेओ को भी पता चलता है कि क्या हो रहा है और वह लड़कों से एक ही बार में हमला करने के लिए कहता है क्योंकि वह शिन का इंतजार नहीं करना चाहता है। अचानक शिन दीवार पर कूदता है और वहां पहुंचता है और हिदेओ चौंक जाता है और आश्चर्य करता है कि शिन इतनी तेजी से उसके पास कैसे पहुंच गया। शिन हिदेओ का सामना करता है और पूछता है कि क्या वह आखिरकार अपना असली रूप दिखा रहा है। हिदेओ का कहना है कि यह उसकी गलती नहीं है क्योंकि लड़कों ने लड़ाई लड़ी थी और शिन ने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि वह इसे संभाल लेगा। हिदेओ ने उसकी सलाह मानने का फैसला किया और लड़कों के अपमान पर प्रतिक्रिया किए बिना चला गया। फिर ठग एक दोस्त की रक्षा करने के लिए शिन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हिदेओ उसका दोस्त नहीं है। वह सभी से कहता है कि वे घर चले जाएं और अपनी सुरक्षा के लिए हिदेओ को फिर कभी निशाना न बनाएं। मित्सुओ उस पर विश्वास करने को इच्छुक है, लेकिन अन्य लड़के उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर शिन उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति को लड़ने के लिए बुलाता है। लड़का अचानक शिन पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसके मुक्के को रोक देता है और जैसे ही वह सभी को डराने के लिए अपना हाथ कुचलने वाला होता है,
मनुष्य को उनकी शक्ति के स्तर में अंतर का एहसास होता है। वह तुरंत भाग जाता है, अपने लड़कों से कहता है कि वे उसका पीछा करें क्योंकि वे जीत नहीं सकते। शिन उसके बाद स्कूल लौटता है और देखता है कि मुरानो अपना बैग पकड़े हुए उसका इंतजार कर रहा है। वे चीजों को ठीक करने ही वाले हैं कि तभी शिन अचानक उसे अपने करीब खींच लेता है क्योंकि हिदेयो वहां है। वह शिन से पूछता है कि उसने धमकाने वालों के साथ क्या किया और वह गुस्से में जवाब देता है कि यह उसका काम नहीं है। हिदेयो चला जाता है और मुरानो शिन को याद दिलाता है कि वह उसके हाथ को चोट पहुंचा रहा है। वह माफी मांगता है और उसका हाथ छोड़ देता है, यह कहते हुए कि हिडो सामान्य लग सकता है लेकिन वह अंदर से गड़बड़ है। मुरानो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अब सचमुच बदल गया है। वह कहती है कि उसका शिन कभी इस तरह बात नहीं करेगा और पूछती है कि क्या वह वास्तव में शिन है। वह इस पर झपटता है और उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है, जिससे मुरानो रोते हुए भाग जाता है। बाद में शिन अकेला बैठता है और उदास महसूस करता है। वह सोचता है कि उसके दिल में छेद होने के कारण उसे ऐसा महसूस होता है। मिग्गी मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि शिन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो गया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अन्यत्र ताइकाई अभी भी हिदेयो का पीछा कर रही है और अंततः वह उसे अपना चेहरा बदलते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। उसने चेहरा बदलने वाले राक्षसों के बारे में कहानियां सुनी हैं और वह जानती है कि कौन उसे इसके बारे में अधिक बता सकता है। वह घर जाती है और अपने भाई से राक्षसों के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वे मानव शरीर रख सकते हैं और लोगों को खा सकते हैं। ताइकाई को विश्वास होने लगता है कि हिदेयो भी एक राक्षस है, लेकिन वह अनिश्चित और डरा हुआ भी महसूस करती है। वह कार्रवाई करने के बजाय पहले हिदेयो से बात करने का फैसला करती है, जो कि चरम सहज दिमाग वाला निर्णय है। अगले दिन स्कूल में ताकाई हिदेयो को मिलने के लिए बुलाती है और अपनी आत्मरक्षा के लिए एसिड की एक बोतल लाती है। जब हिदेयो आता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया, वह कहती है कि वह उसे पसंद करती थी लेकिन उसे अजीब चीजें करते हुए देखती थी। वह पूछती है कि क्या वह सचमुच एक राक्षस है जो लोगों को खाता है। हिदेयो पूछती है कि अगर वह है तो क्या होगा और वह कहती है कि उसे किसी को चोट पहुंचाए बिना घर जाना चाहिए। हिदेयो क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसका रहस्य खुल गया है और वह उसे मारने के लिए रूप बदल लेता है। उसी समय मिगी खतरे को भांप लेती है और शिन को चेतावनी देती है, जो इतना लापरवाह और मूर्ख होने के लिए ताकाई पर क्रोधित है। शिन कक्षा से बाहर निकलता है और ताकाई को खोजने के लिए दालान से होकर भागता है, लेकिन वह नहीं जान सकता कि वह वास्तव में कहाँ है। दूसरी तरफ ताकाई पहले से ही घबरा रहा है क्योंकि हिदेयो ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। वह उससे हिलने डुलने से मना करता है और वादा करता है कि अगर वह सहयोग करेगी तो उसे दर्द रहित मौत दी जाएगी। वह उस पर हमला करता है लेकिन वह लड़खड़ा जाती है और किसी तरह उसके वार से बच जाती है। फिर उसे एसिड की बोतल मिलती है और वह हताशा में उसे उस पर फेंक देती है। हिदेयो ने इसे बीच हवा में काट दिया, लेकिन तेजाब उस पर गिर जाता है और उसका चेहरा झुलस जाता है। वह दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है और रूपांतरित हो जाता है और ताकाई भागने के मौके का उपयोग करता है। वह खिड़की से बाहर निकलती है जबकि जमीन पर खड़े छात्र ऊपर देखते हैं और उसे नोटिस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, अचानक एक टेंटेकल हमला कर देता है। ताकाई डर के मारे नीचे कूद जाती है, लेकिन एक पेड़ के कारण वह गिर जाती है और छात्र उसे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और फिर ऊपर जाकर देखने का फैसला करते हैं कि अभी क्या हुआ था। इस बीच हिदेयो घबरा रहा है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे बदलाव कर दिया और कुछ एसिड उसके शरीर के अंदर चला गया है। उसका चेहरा अब विकृत हो गया है और रास्ते में क्षतिग्रस्त ऊतकों के कारण वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता है या अपने भावों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। मिग्गी उसके असंगत और बिखरे हुए विचारों को समझती है और शिन से कहती है कि उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। उसी समय ऊपर जाने वाले छात्र और शिक्षक हिदेयो की विकृत अवस्था में भागते हैं और वह भागने से पहले सहज रूप से उन सभी को मार डालता है, जिसकी सूचना मिग्गी ने तुरंत शिन को दी। बचे हुए शिक्षकों में से कुछ ने नरसंहार देखा और अलार्म बजाने और पुलिस को बुलाने से पहले आतंक में चिल्लाए। मिग्गी को पता चलता है कि हिदेयो उनकी कक्षा की ओर जा रहा है, इसलिए वह और शिन वापस भाग जाते हैं, लेकिन वे प्रवेश द्वार पर घबराई हुई भीड़ में भाग जाते हैं। मिगी का कहना है कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भीड़ का उपयोग करना चाहिए, लेकिन शिक्षक अभी भी घबराए हुए हैं और कहते हैं कि एक कक्षा गायब है। शिन को पता चलता है कि यह मुरानो की क्लास है और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। अपने रास्ते पर शिन छात्रों को डर के मारे भागते हुए देखता है, लेकिन मुरानो उनमें से नहीं है और वह उसे खोना स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह फर्श पर पहुंचता है और लाशों के ढेर देखता है और एक पल के लिए उसका दिमाग शून्य हो जाता है क्योंकि वह आतंक में चिल्लाता है। मिग्गी उसे शांत होने और अपनी सांसों पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है और शिन सोचता है कि उसके पिता और मुरानो ने उसे कैसे बताया कि वह अब अलग है। उसे एहसास होता है कि वह कितना बदल गया है जब वह तुरंत ध्यान केंद्रित करता है और हिदेयो को मारकर मुरानो को बचाने की कसम खाता है। वह आगे बढ़ता है और मुरानो जैसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को देखता है, लेकिन सौभाग्य से वह एक अलग व्यक्ति निकला। वह आगे बढ़ता है और अपनी बढ़ी हुई श्रवण क्षमता का उपयोग करके 3 लोगों का पता लगाता है और जब वह वहां जाता है तो वह मुरानो को उनके बीच पाता है। जैसे ही वह उसे देखती है, वह उसे कसकर गले लगा लेती है और शिन उससे कहता है कि उन्हें जल्दी जाना होगा। अन्य लड़के घबरा गए क्योंकि वे जानते थे कि नरसंहार उसी दिशा में हुआ था जहां से शिन आया था और उन्हें लगता है कि वह राक्षसों में से एक हो सकता है, इसलिए वे विपरीत दिशा में भागते हैं और तुरंत कट जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि हिदेयो पास में है, शिन मुरानो को पकड़ लेता है और एक खाली कक्षा में भाग जाता है।
फिर खिड़की से बाहर कूदता है, स्कूल की बाड़ फांदता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। मारानो अभी भी डरा हुआ और कांप रहा है, इसलिए वह उसे धीरे से सांत्वना देता है और वापस लौटने और स्कूल की ओर चलने से पहले उसे आपातकालीन सेवाओं को सौंप देता है। अब तक पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है, इसलिए अंदर जाना आसान नहीं है। लेकिन जब मिगी ने पूछा कि क्या वह अब भी लड़ना चाहता है, तो शिन ने कहा कि इसे खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है। मिग्गी का मानना है कि पुलिस अंततः हिदेओ को पकड़ लेगी, लेकिन शिन देखता है कि हिदेओ कई अधिकारियों को मार देता है और घायल अवस्था में छत पर भाग जाता है। वह तय करता है कि हिदेओ को हराने का एकमात्र तरीका उस पर हमला करना है, इसलिए वह पहचान से बचने के लिए 300 मीटर दूर चला जाता है। वह धैर्यपूर्वक हिदेओ के छत पर आने का इंतजार करता है, फिर अपनी शक्ति को मिगा के एमबोट के साथ जोड़कर एक गोली की तरह चट्टान बनाता है। चट्टान हिदेओ के दिल को पूरी तरह से छेद देती है और कुछ ही देर बाद पुलिस को उसका शव मिल जाता है। बाद में समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि हिदेओ को नशीली दवाओं की समस्या थी और उसने हिंसा की जिसमें कई छात्र मारे गए क्योंकि सरकार ने सच्चाई को छिपाने का फैसला किया। मिग्गी का कहना है कि यह एक स्मार्ट निर्णय है क्योंकि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके मनुष्यों में परजीवियों का पता लगाना असंभव है। शिन का कहना है कि उन्हें अब इंसानों की मदद करनी होगी, लेकिन मिग्गी ने मना कर दिया और उसे याद दिलाया कि उसे केवल अपने अस्तित्व की परवाह है और वह अपनी पहचान की रक्षा करना चाहता है। वहीं सरकारी अधिकारी गुप्त बैठक कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, और कुछ का तर्क है कि उन्हें जनता के सामने परजीवियों के अस्तित्व की घोषणा करनी चाहिए। वे आश्चर्य करते हैं कि उनका पता कैसे लगाया जाए, और एक वैज्ञानिक का कहना है कि परजीवी कोशिकाएं केवल निरंतर रक्त आपूर्ति के साथ ही जीवित रहती हैं, खासकर अगर वह हिस्सा छोटा हो। उनका सुझाव है कि बाल उखाड़ना सबसे आसान परीक्षण है, क्योंकि अगर यह परजीवी है तो बाल झड़ जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन मानव बाल बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर कोई सहमत है कि यह शानदार है और यहाँ तक कि वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया है। इस बीच पूरी घटना के बाद शिन और मुरानो करीब आ जाते हैं और शिन उसे कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताता कि उसने क्या किया। वह कहता है कि तीसरी मंजिल से और बाड़ के ऊपर से कूदना बस एक एड्रेनालाइन रश था और वह उस पर विश्वास करती है। तभी वे अपने सामने दो बच्चों को देखते हैं जो अभिवादन के तौर पर एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, जो नई पहचान पद्धति के प्रसार के बाद एक आम आदत बन गई है। हालांकि यह खतरनाक साबित होता है क्योंकि जो परजीवी अलग अलग जगहों पर उजागर होते हैं वे बस उन लोगों को मार देते हैं और खा जाते हैं जो इतने बदकिस्मत थे कि उनके रहस्य को जान सकें। दूसरी ओर काना का सपना है कि वह एक फूलों के बगीचे में एक राजकुमारी है जहां राक्षस अचानक उस पर हमला करते हैं। सौभाग्य से शिन चमकते कवच में एक राजकुमार के रूप में वहां पहुंचता है और राक्षसों को मारकर उसे बचा लेता है। हालांकि जैसे ही वे चुंबन करने वाले होते हैं वह पूरी तरह घबराकर उठ जाती है। वह डेलुलु की आखिरी बॉस बन गई है और अब आश्वस्त है कि सपने का मतलब कुछ महत्वपूर्ण है। बाद में वह हिदेओ से जुड़ी स्कूल घटना के बारे में समाचार पढ़ती है और उसे याद आता है कि शिन ने उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या शिन खुद इस मामले में किसी तरह से शामिल है। अचानक उसे महसूस होता है कि शिन पास से गुजर रहा है, इसलिए वह चुपचाप उसके पास आ जाती है और उसके बाल नोचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि यह बुरा आचरण है। अंततः वह इसकी अनुमति दे देता है और जबकि बाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, काना इसे सौभाग्य के आकर्षण के रूप में अपने पास रखने का फैसला करती है। फिर वह शिन को टैग करती है और पूछती है कि क्या वह हिदेओ के बारे में कुछ जानता है, लेकिन वह इससे इनकार करता है। शिन को आश्चर्य होने लगता है कि क्या वह काना की सच्चाई पर भरोसा कर सकता है क्योंकि वह विशेष लगती है, लेकिन वह जानता है कि मिगी जाग रही है और उसे यह मंजूर नहीं होगा। इसलिए इसके बजाय वह काना से कहता है कि जब भी उसे उसकी उपस्थिति महसूस हो तो वह दूर रहे क्योंकि वह किसी राक्षस से टकरा सकती है। लेकिन काना ने इसे टाल दिया और कहा कि वह जांच के लिए सिर्फ बाल उखाड़ेगी। इससे शिन को इतना गुस्सा आता है कि वह उसे दीवार पर पटक देता है और ऐसा न करने के लिए चिल्लाता है। वह बाद में शांत हो जाता है और समझाता है कि यह खतरनाक है और काना गुप्त रूप से खुश है कि उसे उसकी चिंता है। तभी मिगी कहती है कि उन्हें बात करने की जरूरत है और शिन भाग जाता है, इस बात से अनजान कि मुरानो ने दूर से पूरी चीज देखी। जबकि मिग्गी शिन को चेतावनी देती है कि वह अब काना से बात न करे क्योंकि वह बहुत सारे संकेत दे रहा है। काना मुरानो को देखता है और वे बात करने का फैसला करते हैं। मुरानो पूछता है कि क्या काना को भी लगता है कि शिन हाल ही में बहुत बदल गया है, लेकिन वह कहती हैं कि वह हमेशा से ही ऐसे ही प्रखर और क्रूर रहे हैं। काना जानती है कि मुरानो शिन को पसंद करती है, लेकिन उसकी चिंतित अभिव्यक्ति बताती है कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इससे उसे आशा मिलती है कि उसके पास अभी भी मौका है। शहर के दूसरे हिस्से में केवल अंडरवियर पहने एक बड़ा मांसल व्यक्ति और एक पत्नी को पीटने वाला व्यक्ति याकुजा कार्यालय में प्रवेश करता है और गार्ड से पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं। जब गार्ड उसे जाने के लिए कहता है तो वह आदमी चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ जाने से इनकार कर देता है। गैंगस्टर उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अपना सिर दीवार से टकराता है और इमारत में घुस जाता है। अंदर मौजूद सभी लोगों का नरसंहार करने के लिए आगे बढ़ते हुए वह गोलियों से बचता है, बिना चोट खाए अपने नंगे हाथों से लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अचानक एक आदमी उसे तलवार से काटने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन वह अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके इसे तोड़ देता है और इसे उड़कर एक आदमी के सिर में भेज देता है। वह इसे एक मानता है और अधिक गैंगस्टरों को मारना जारी रखता है। हर बार जब वह हिट होता है तो गिनता है। अंत में उसे केवल 3 बार ही मिलता है और वह सोचता है कि यह एक बहुत अच्छा परिणाम है। बाकी गैंगस्टर भयभीत हैं, लेकिन उससे पूछें कि वह किस बारे में चिल्ला रहा है। और परजीवी उन्हें बताता है कि वह उन्हें मारने से पहले यह जांचने के लिए एक प्रयोग कर रहा है कि वह एक सशस्त्र समूह के खिलाफ कितना मजबूत है। बाहर लोग शव देखकर इमारत के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। और जब उन्होंने उस आदमी को खून से लथपथ बाहर आते देखा तो वे घबरा गए। हालांकि दूर रहने के बजाय वे मूर्खतापूर्वक उसका पीछा करते हैं, जिससे वह एक कोने में गायब हो जाता है। पीछे से एक आदमी को पकड़ो और उसके वेश में वापस लौटो। वह शांति से अपनी कार की ओर चलता है और उसका परजीवी चालक उसे उसके मालिक के पास ले जाता है, जो उसके छोटे परीक्षण के परिणाम देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अन्यत्र शिन और मुरानो अपनी पहली डेट पर जाते हैं। लेकिन चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब वह सामने लाती है कि वह कितना बदल गई है और यहाँ तक कि सुझाव देती है कि यात्रा से वापस आया शिन वही व्यक्ति नहीं हो सकता है। जब वह यात्रा का जिक्र करती है तो शिन अचानक उठता है और चला जाता है। बाद में वे आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है क्योंकि वह अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता। वह अपनी माँ को बेवकूफ और महिला को कहता है जो पहले से ही थका हुआ है, क्रोधित हो जाता है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। इससे शिन के मन में अपनी माँ के बारे में एक दर्दनाक याद आ जाती है और वह अपने दिल में छेद के बारे में बड़बड़ाने लगता है। मुरानो उसके बारे में चिंतित है और जैसे ही वह उसका नाम पुकारती है, शिन अचानक शांत हो जाता है। वे उसे लेकर घर चलते हैं और उसे आश्चर्य होता है कि क्या मिगी की कोशिकाओं के साथ विलीन होने से उसकी भावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि वह निश्चित है कि वह अभी भी मुरानो को पसंद करता है और वे भावनाएं निश्चित रूप से उसकी अपनी हैं। जैसे ही वे एक साथ घर की ओर चल रहे थे, काना को अचानक शिन का एहसास हुआ और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। केवल उसे मुरानो को चूमते हुए देखना, यह देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मुरानो शिन को अलविदा कहती है, लेकिन खुद ही रोने लगती है। अभी भी अनिश्चित है कि वह जिसके साथ है वह असली शिन है या नहीं। उस रात काना हताश हो जाती है और शिन को फोन करती है और कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है। वह अगले दिन उससे मिलने जाता है, लेकिन स्टेशन पर मिगी को अचानक अपने जैसे 5 लोगों के आसपास होने का एहसास होता है, जिससे शिन घबरा जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। मिगी का कहना है कि उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया है, लेकिन अभी तक शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहे हैं। जैसे जैसे वे उनके करीब आते हैं, मिगी को कुल 8 परजीवियों का एहसास होता है। 6 मंच पर और 2 नीचे खड़े थे। शिन उन्हें देखने के लिए झांकता है और एक मेयर पद के उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देते हुए पाता है और उसे आश्चर्य होता है कि उनमें से कौन परजीवी हैं। फिर अचानक उसकी आंखें पहले से नरसंहार करने वाले व्यक्ति से मिलती हैं और दोनों तुरंत एक दूसरे को परजीवियों के रूप में पहचान लेते हैं। शिन घबरा जाता है, हालांकि मिगी को भरोसा है कि वह हमला नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। शिन तुरंत भागने का फैसला करता है, लेकिन वह काना से टकरा जाता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और वह कहती है कि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है क्योंकि वह यहाँ रहती है और उसने ही उसे बुलाया है। तभी शिन को इसकी याद आती है, लेकिन अब वह उसके बारे में बहुत चिंतित है। बाद में शिन और मिगी घर लौटते हैं और राजनेता हिरोकावा के बारे में बात करते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वह एक परजीवी है और उसके जैसा कोई व्यक्ति मेयर क्यों बनना चाहेगा। मिगी का कहना है कि शायद वह वास्तव में इस नौकरी में रुचि रखता है और एक महान मेयर भी बन सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिराकावा परजीवियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश कर रहा होगा, जिससे शिन को अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। शिन फिर काना के बारे में सोचता है और याद करता है कि कैसे उसने पहले उससे कहा था कि वह उसके पीछे 3 या 4 अन्य लोगों से समान ऊर्जा महसूस कर सकती है, और वह उसके बारे में और भी अधिक चिंतित हो जाता है। अगले दिन शिन हिराकावा के अड्डे का पता लगाने जाता है, यह देखने के लिए कि वहां कितने परजीवी छिपे हुए हैं। लेकिन वह इसके बजाय काना में भाग जाता है। वह उससे बात करने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या उसे भी अन्य लोगों से उसकी तरह ही अजीब अनुभूति महसूस होती है। काना का कहना है कि ऐसा कभी कभी यादृच्छिक लोगों के साथ होता है, और जब शिन उसे इससे दूर रहने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है और कारण जानने की मांग करती है और पूछती है कि क्या यह परजीवियों से जुड़ा है। तभी मित्सुओ आता है और कहता है कि वह काना से बात करना चाहता है। शिन दूर चला जाता है और लड़की से कहता है कि वे बाद में गंभीरता से बात करेंगे और वह उसे टेक्स्ट करेगा। काना उससे फिर कहती है कि वह उसे हमेशा अपने पास महसूस कर सकती है, और इससे मित्सुओ को ईर्ष्या होती है क्योंकि वह सोचता है कि क्या काना अब सड़कों पर है। बाद में मिगी शेन से पूछती है कि क्या वह काना को सच बताने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है, और शिन स्वीकार करता है कि वह है। मिगी तुरंत चेतावनी देती है कि अगर वह खतरा बनती है तो उसे मारना होगा क्योंकि उनकी पहचान की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस बीच काना शिन के बारे में सोचता रहता है और अचानक उसे अपने पास महसूस होता है, इसलिए वह देर रात उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन उसकी मुलाकात एक खौफनाक महिला से होती है और वह डर जाती है। वह भाग जाती है, लेकिन तभी उसे शिन का एक संदेश मिलता है जिसमें वह उससे कल मिलने के लिए कहती है। वे अगले दिन एक परित्यक्त इमारत में मिलते हैं और शिन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिगी सो रही है, अपना हाथ दीवार पर पटक दिया।
फिर वह काना को परजीवियों और मिगी के बारे में सब कुछ बताता है, उम्मीद करता है कि वह समझ जाएगी। तथापि वह उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वह झूठ बोल रहा होगा क्योंकि वह अब उसे देखना नहीं चाहता क्योंकि उसकी एक प्रेमिका है। शिन का कहना है कि वह उससे बचने के लिए इस तरह की किसी बात पर झूठ नहीं बोलेगा। कन्ना इस पर गुस्सा करती है और जोर देकर कहती है कि उसकी शक्ति विशेष है और वह उसे दूसरों से अलग बता सकती है। हालांकि वह झूठ बोल रही है, शिन उस पर विश्वास करने का फैसला करता है। कन्ना फिर जाने का फैसला करती है, लेकिन वह शिन से कहती है कि उसे उम्मीद है कि किसी दिन उसका अधिकार क्या कर सकता है। अगले दिन शिन मुरानो के साथ घर जा रहा है, जबकि कन्ना चुपके से उनका पीछा करता है। आश्चर्य है कि वह उसे क्यों नहीं देख सकता है, भले ही वे आत्मीय साथी माने जाते हों। वह चाहती है कि वह उसे नोटिस करे और अंत में अवचेतन रूप से एक परजीवी की तरह एक संकेत उत्सर्जित करता है, जिसे मिगी तुरंत पकड़ लेती है। तभी मित्सुओ फिर से प्रकट होता है और काना को उसके भ्रम से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि वह शिन को छोड़ दे क्योंकि उसे ले लिया गया है और वह उसके लिए भी अच्छा नहीं है। काना क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसके लिए सही है। वह उसे एक बदसूरत और बेवकूफ हारा हुआ व्यक्ति कहती है, जिससे मित्सुओ की भावनाएं आहत होती हैं। काना को एहसास होता है कि वह बहुत दूर चली गई है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह बिना पीछे देखे चला जाता है। अगले दिन मिगी शिन को बताती है कि काना अब अन्य परजीवियों की तरह संकेत उत्सर्जित करने में सक्षम है और शिन घबराने लगता है क्योंकि इससे वह खतरे में पड़ सकती है। मिगी का कहना है कि सिग्नल केवल छोटी दूरी में काम करता है और उसे गहन फोकस की जरूरत है, इसलिए उसे सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन फिर शिन ने खुलासा किया कि जब मिगी सो रही थी तो उसने काना को पहले ही सब कुछ बता दिया था। वह वादा करता है कि काना उन्हें धोखा नहीं देगा और फिर मिगी से उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए कहता है। मिगी सहमत हो जाती है, जिससे शिन को आश्चर्य होता है क्योंकि यह उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। शिन अगले दिन काना से मिलने का फैसला करता है, लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचता है तो मिगी को अचानक पास में दो परजीवियों का एहसास होता है। शिन तुरंत बैठक का स्थान बदलता है और कॉल पर होने का नाटक करता है ताकि वह संदिग्ध न लगे। एक बार परजीवियों के चले जाने के बाद वह काना को फोन करता है, लेकिन वह पहले ही अपना फोन घर पर छोड़ चुकी है। उसने अपनी शक्ति साबित करने और शिन को उससे मिलने का निश्चय कर लिया है। काना ने संकेत का पालन करके उसे स्वयं ढूंढने का निर्णय लिया। उसी समय मिगी एक परित्यक्त इमारत से परजीवी संकेत का पता लगाता है और शिन को पता चलता है कि काना शायद उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए वह वहां दौड़ता है। संयोगवश काना पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुकी है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह किसी को शिन समझती है, लेकिन वह एक परजीवी निकला जो इंसान को खा रहा है। कन्ना घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है क्योंकि परजीवी उसे देखता है, लेकिन वह उस पर हमला करता है और उसकी बाह को घायल कर देता है। कन्ना को अभी भी विश्वास है कि शिन उसे बचाने के लिए आएगा, जैसा कि उसके सपनों में था, और शिन आ जाता है। लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी है। उसे देखते ही उसके दिल में छुरा घोंपा जाता है और फिर वह जमीन पर गिर जाती है। शिन गुस्से से इतना भरा हुआ है कि वह चुप हो जाता है। वह मिगी को रक्षा का कार्यभार संभालने के लिए कहता है और फिर परजीवी पर हमला करता है, उसे दीवार से तोड़ता है और उसका दिल चीरकर उसे मार डालता है। फिर वह काना के पास वापस जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन जीवित रहने के लिए उसका पहले ही बहुत खून बह चुका होता है। काना मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पता था कि वह आएगा और यह बिल्कुल उसके सपने जैसा लगता है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मर जाती है, जबकि शिन के बाल जो उसने अपनी उंगली के चारों ओर लपेटे थे चुपचाप टूट जाते हैं। शिन उसकी मौत से तबाह महसूस करता है, लेकिन फिर भी खुद को रोने में असमर्थ पाता है। कुछ दिनों बाद वह काना के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और पूरे समय शांत रहता है। पुलिस भी वहां मौजूद है और वे शिन की ओर हाथ हिलाते हैं क्योंकि वे उससे पहले ही पूछताछ कर चुके हैं, क्योंकि वह वही था जिसने उसका शव पाया था। वह ज्यादा कुछ नहीं कहता और पुलिस समझती है कि वह उन्हें पसंद क्यों नहीं करता। हालांकि फिर वे आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि उस परजीवी को किसने मारा जो काना की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इस बीच शिन घर चला जाता है और काना की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराता रहता है, लेकिन मिगी ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु केवल समय की बात थी। तभी मित्सुओ निराश और अस्तव्यस्त दिखकर वहां पहुंचता है। वह शिन से पूछता है कि उसने काना की रक्षा क्यों नहीं की और उसकी मृत्यु के बाद भी वह इतना शांत क्यों दिखता है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मित्सुओ ने उसे मुक्का मारा और शिन नीचे गिर गया। मित्सुओ उसे उठाता है और उसे पीटता रहता है और चिल्लाता रहता है कि यह शिन की गलती है कि काना मर गया। वह पूछता है कि वह रो क्यों नहीं रहा है और शिन पर चिल्लाता है, पूछ रहा है कि क्या वह अब भी इंसान है। तभी शिन मित्सुओ पर झपटता है और जोर से मुक्का मारता है। वह चिल्लाता है कि वह नहीं जानता कि क्या वह इंसान है और फिर पूछता है कि इंसान इतना नाजुक क्यों होता है। इससे पहले कि हालात बिगड़े, शिन खुद को मित्सुओ को फिर से मारने से रोकता है और चला जाता है। चलते समय वह सोचता रहता है कि वह रो क्यों नहीं सकता और सोचता है कि शायद मिगी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। वह एक पार्क में जाता है और एक पेड़ से अपना सिर टकराने लगता है, लेकिन मिगी उसे रोक देती है। शिन देखता है कि उसका खून अभी भी लाल है, लेकिन उसे अब यकीन नहीं है कि क्या यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वह अभी भी इंसान है।